हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अक्षत पीछे पलटकर लावण्या की तरफ देखते हुए एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ लावण्या से बोला, आर यू श्योर मिस लावण्या मल्होत्रा? और अक्षत के सवाल को सुनने के बाद लावण्या एक ठंडी सांस लेते हुए हाँ में सिर हिलाती है। अब उसने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हारे करीब आई हूँ अक्स, और तुम्हारे करीब रहने की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलेगी और इसे मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ पिछली बार डैड ने तुम्हारे साथ जो किया तुम उसका बदला लेना चाहते हो और इसीलिए हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बट यू डोंट नीड टू वैरी। बहुत जल्द तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में होगे और वह लड़की जिसे तुम अपनी सो कॉल्ड वाइफ कहते हो, बहुत जल्द तुम उसे खुद अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दोगे और फिर तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे ख्यालों में सिर्फ मैं रहूँगी, तुम्हारी लावण्या। और उस लड़की का तो मैं वह हाल करूँगी कि वह अपनी ज़िंदगी भर याद रखेगी। कहते हुए लावण्या की आंखों में खुशी के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। अब थोड़ी ही देर में कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हो चुका था। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन होने के बाद अक्षत बड़े ही एटीट्यूड के साथ उन पेपर्स को देखते हुए मिस्टर मल्होत्रा से बोला, सो फाइनली अब हम 3 महीने के इस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर हैं मिस्टर मल्होत्रा। आई होप कि हम दोनों की कंपनी मिलकर काफ़ी अच्छे से वर्क करेंगे और आप मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे। अक्षत की बातों को सुनकर मिस्टर मल्होत्रा एक नज़र लावण्या को देखकर एक ठंडी सांस लेते हुए मुस्कुराकर अक्षत से बोले, ऑफ कोर्स मिस्टर जिंदल, हमें आपकी कंपनी के साथ काम करके बहुत खुशी होगी। कहते हुए मिस्टर मल्होत्रा ने एक बार फिर अक्षत की तरफ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और मिस्टर मल्होत्रा की बात को सुनकर अक्षत ने एटीट्यूड के साथ एक नज़र उनके हाथ को देखा और फिर उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, ओह वाई नॉट मिस्टर मल्होत्रा, श्योर। कहते हुए अक्षत ने भी मिस्टर मल्होत्रा के साथ हाथ मिलाया। इस हाथ को मिलाते ही लावण्या दोनों को देखकर खुश हो रही थी, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा दिल ही दिल में अपने आप से बोला, जितना खुश होना है हो लो मिस्टर जिंदल। तुम सर झुकाकर मेरे सामने मेरी बेटी का हाथ मांगोगे। तुम्हारा यह एटीट्यूड बहुत जल्द मेरे कदमों में होगा। तुम्हारी बिलियंस ऑफ डॉलर की यह कंपनी बहुत जल्द मेरी प्रिंसेस इस पर राज करेगी और मैं तुम्हारे बराबर में बैठूंगा और उसी दिन के लिए मैं आज तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ, वरना मिस्टर दुष्यंत मल्होत्रा किसी के सामने नहीं झुकता। सोचते हुए मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उनके चेहरे के रिएक्शन देखकर अक्षत उनसे हाथ मिलाते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोला, किसका एटीट्यूड किसके पैरों के नीचे होगा यह तो वक्त ही बताएगा। दुष्यंत मल्होत्रा, तुम लोगों ने यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनी गर्दन मेरी मुट्ठी में दे दी है, जिसे मैं जब चाहे दबा सकता हूँ, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से दबाऊंगा। तुम्हारा गुरूर मैंने अपने पैरों तले ना रोन दिया तो मेरा नाम भी ब्लैक डेविल नहीं। सोचते हुए अक्षत के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। अब दोनों ही अपनी बातों को सोचते हुए अपने हाथों को पीछे लेते हैं। क्योंकि अक्षत की कंपनी इस प्रोजेक्ट की लीडर थी, इसीलिए मल्होत्रा कंपनी उसके अंडर काम करने वाली थी और इसके लिए अब मल्होत्रा कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज अक्षत की कंपनी में आने वाले थे जो कि इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे। इसीलिए अक्षत राजीव की तरफ देखते हुए बोला, राजीव, आज हमारी इतनी बड़ी डील फाइनल हुई है तो मल्होत्रा कंपनी की तरफ से आई हुई टीम को उनकी ज़रूरत के हिसाब से कैबिन और ज़रूरी चीज़ें तुम देख लेना। मैं चाहता हूँ यह प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू हो जाए। और अक्षत की बात सुनकर राजीव हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, जी सर, मैं समझ गया, सब हो जाएगा, गुड। कहते हुए अक्षत मुस्कुरा देता है। अक्षत अब मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर मल्होत्रा, राजीव आपको बाहर तक छोड़ देगा। कहते हुए अक्षत वहाँ से पास खड़ी लावण्या को पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से जाने को हुआ। तभी लावण्या, जो कि प्यार भरी नज़र से अक्षत को देख रही थी, खुद को इग्नोर करते हुए अक्षत को वहाँ से जाते हुए देखकर उसे पीछे से आवाज़ देते हुए बोली, अक्स, आज हम लोगों की इतनी बड़ी डील फाइनल हुई है तो इसी खुशी में हम लोगों ने आज एक छोटी सी पार्टी रखी है। अगर तुम आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कहते हुए लावण्या के चेहरे पर एक मुस्कान थी और आंखों में उम्मीद। लावण्या की बातों को सुनकर अक्षत के चलते हुए कदम रुक गए और अब वह पीछे की तरफ पलटकर लावण्या को देखता है। राजीव ने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, सर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है वह पक्का मना कर देंगे। वैसे भी वह मुश्किल से ही किसी बिजनेस पार्टी में जाते हैं। कहते हुए राजीव बिल्कुल रिलैक्स था, लेकिन तभी अक्षत राजीव की सोच पर पानी फेरते हुए मुस्कुराकर लावण्या की तरफ देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स मिस लावण्या, इतनी बड़ी बिजनेस डील है
और आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे इनवाइट किया है, मैं ज़रूर आऊँगा। कहते हुए अक्षत एक नज़र मिस्टर मल्होत्रा को देखकर वहाँ से चला गया और उसके पार्टी में जाने की बात सुनकर राजीव को काफ़ी बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह जाएगा, क्योंकि उसने इतने दिनों से नोटिस किया था अक्षत मिस्टर मल्होत्रा और लावण्या को कुछ खास पसंद नहीं करता था। इसके बावजूद उसने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और अब पार्टी में जाने के लिए भी हाँ कह दिया। राजीव अभी हैरानी से वहाँ खड़ा ही था, तभी लावण्या खुश होकर एक्साइटेड होकर मिस्टर मल्होत्रा से गले लगते हुए बोली, यस डैड, अक्स आएगा। कहते हुए लावण्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उसके चेहरे की मुस्कान देखकर मिस्टर मल्होत्रा भी फीकी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हैं। इसके साथ ही वह अपने हाथों में लिया हुआ सिगार की कस लेने लगे। राजीव उन दोनों बाप बेटी को ऑफर करते हुए बोला, सर चलिए, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ आता हूँ। लावण्या और मिस्टर मल्होत्रा राजीव के साथ वहाँ से चले गए। इधर दूसरी तरफ अक्षत अपने कैबिन के अंदर एक बड़े से कांच के विंडो के सामने खड़ा था। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे और अक्षत अपनी ऑफिस के बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर खड़ा था। विंडो के बाहर सड़कों पर तेजी से चलती हुई गाड़ियाँ, लोग काफ़ी छोटे नजर आ रहे थे। अक्षत विंडो से उस नज़ारे को देखते हुए बड़े ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने आप से बोला, किसी ने सच ही कहा है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, बदलाव ही इसका स्वभाव है। कल यह किसी और की मुट्ठी में था, आज किसी और की मुट्ठी में है। जो वक्त तुम्हारा था, आज वक्त मेरा है। कहते हुए अक्षत के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह डार्क थे। उसकी नीली आंखें पूरी तरह कठोर थी। अब अक्षत ने अपना ध्यान उस विंडो से हटाकर अपनी हाथों में पहनी हुई घड़ी पर लाया और घड़ी में 3:30 का वक्त हो रहा था, जिसे देखकर अक्षत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई और उसने बड़े ही प्यार से एक शब्द कहा, जान। इस शब्द को कहते हुए अक्षत की आंखों में खुशी की तस्वीर थी। अब वह चेयर पर टंगा हुआ अपना ब्लेजर लेकर तेज कदमों के साथ कैबिन से बाहर निकल गया। अब अक्षत पार्किंग एरिया में आकर अपनी कार में बैठा और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, मॉल की तरफ ले चलो। अक्षत का ऑर्डर मिलते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और गाड़ी को मॉल की तरफ ले गया। उसके पीछे ही उसकी सिक्योरिटी गार्डों की कार सड़क पर दौड़ने लगी। मॉल में अक्षत के पहुंचने से पहले ही सभी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए थे। मॉल को पूरी तरह खाली करवा दिया गया था। थोड़ी ही देर बाद अक्षत मॉल के सामने था। अक्षत जब अपनी कार से बाहर निकला, उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और मॉल के एंट्रेंस पर मॉल का मैनेजर और कई स्टाफ अक्षत के वेलकम के लिए खड़े हो गए। अक्षत को देखते ही मैनेजर सर झुकाकर उसे ग्रीट करते हुए बोला, सर आपने हमें सेवा का मौका दिया, हमें बहुत खुशी हुई। अक्षत एक नज़र मैनेजर को देखकर मॉल के अंदर आया। अक्षत के सभी बॉडीगार्ड मॉल के बाहर ही रह गए। उसके साथ उसके 2 स्पेशल हेड बॉडीगार्ड गए थे। थोड़ी ही देर बाद अक्षत के पीछे पीछे मैनेजर और दोनों बॉडीगार्ड के हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। अक्षत हमेशा की तरह अपने चेहरे पर कोल्ड ओरा लिए और एटीट्यूड के साथ चलते हुए वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। उसके बॉडीगार्ड भी सभी शॉपिंग बैग गाड़ी की डिग्गी में रखकर वापस अपनी ड्यूटी पर लग गए। अब अक्षत की गाड़ी एक बार फिर स्टार्ट हुई और इस बार वह गाड़ी विला की तरफ जा रही थी। थोड़ी ही देर में अक्षत विला पहुंच चुका था। खुशी जो इस वक्त अपनी साड़ियों को फोल्ड करके अपने क्लोजेट रूम में अरेंज कर रही थी, अक्षत की गाड़ी की आवाज़ सुनकर खुशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, लगता है अक्सू आ गए। उसने अपनी नज़र उठाकर वॉल क्लॉक पर देखी, जिसमें इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। अब खुशी ने अपने आप से कहा, लेकिन इतनी जल्दी? कहते हुए खुशी ने अपने सभी कपड़ों को साइड में रखा और अब वह मुस्कुराते हुए तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकली। वह सीढ़ी के रास्ते होते हुए जैसे ही मेन एंट्रेंस तक पहुंची, उसके सामने अक्षत हमेशा की तरह बड़े ही एटीट्यूड के साथ आ रहा था। अक्षत के पीछे उसके बॉडीगार्ड्स कई सारे शॉपिंग बैग लेकर आ रहे थे, लेकिन खुशी का ध्यान सिर्फ अक्षत पर था। उसे आता हुआ देखकर खुशी जल्दी से दौड़ते हुए उसके पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, अक्सू आज आप इतनी जल्दी? अपने सामने अपनी जान को देखकर अक्षत के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से खुशी को अपनी गोद में उठा लिया। खुशी गिरने के डर से अक्षत के गले में अपनी बाहें लपेट लेती है। हाँ जान, आज तुम्हारी याद में मेरा काम में दिल ही नहीं लगा, तो इसीलिए मैं जल्दी आ गया। लेकिन लगता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई। मुझे लगता है मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? और अक्षत के ताने को सुनकर खुशी उसके सीने पर पंच मारते हुए बोली, अक्सू कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला आपको देखकर खुश क्यों नहीं होंगी? दिन भर मुझे आपके वापस घर लौटने का ही तो इंतजार रहता है। कहते हुए खुशी मुस्कुरा दी। तभी अक्षत भी अंदर हाल में आया और उसके पीछे पीछे बॉडीगार्ड शॉपिंग बैग लेकर आए।
अक्षत के हाल में रखे हुए सोफे पर सभी बॉडीगार्ड का इशारा किया और सभी चुपचाप शॉपिंग बैग रखकर अपनी नज़र नीचे करते हुए वहां से निकल गए। अक्षत के सभी बॉडीगार्ड से लेकर घर के सर्वेंट को यह खास इंस्ट्रक्शन थे कि वह कभी भी नज़र उठाकर खुशी को नहीं देखेंगे। इसीलिए खुशी जब भी उनके सामने होती थी उनकी नज़र हमेशा नीचे रहा करती थी। और यह बात खुशी को भी बहुत अच्छे से पता थी कि उसका सुपर रिच हस्बैंड उसके लिए सुपर प्रोटेक्टिव भी है। तभी सोफे पर रखे हुए इतने सारे शॉपिंग बैग को देखकर खुशी हैरान होते हुए बोली, अक्षु यह क्या है, इतने सारे शॉपिंग बैग? प्लीज़ ऐसा मत कहना कि आप मुझे छोड़कर ही शॉपिंग पर चले गए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि हम लोग शॉपिंग साथ ही जाएंगे। कम से कम इसी बहाने मैं बाहर का नज़ारा तो देख लूँगी। घर में बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। और खुशी की बात को सुनकर अक्षत खुशी को साइड वाले एक सिंगल सोफे पर अपनी गोद में लिए हुए बैठ गया और खुशी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, जान सॉरी, इस बार मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा पाया। एक्चुअली आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा आज मैं अपनी पसंद से तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग कर लूँ। और वैसे भी आज हमें एक पार्टी में जाना है तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस सेलेक्ट की हैं। ज़रा देख कर बताओ कैसी हैं। यह सुनने के बाद खुशी ने मुस्कुराकर अक्षत के गालों पर किस करते हुए कहा, अगर आपने ली हैं तो बेस्ट ही होगी अक्षु, मैं वह सब देख लूँगी। पहले आप फ्रेश हो जाइए और कुछ खा लीजिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। कहते हुए खुशी अक्षत की गोद से उतरने लगी। तभी अक्षत उसकी कमर पर अपने हाथ मजबूत करते हुए खुशी की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वह धीरे से खुशी के कानों के पास जाकर बोला, मुझे कॉफ़ी की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है जान। मेरी थकान का इलाज तुम हो। कहते हुए अक्षत के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और उसकी बातों का मतलब खुशी काफ़ी अच्छे से समझ गई थी। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए अक्षत की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, अक्षु नो जान, यस, और तुम मुझे रोक नहीं सकती। कहते हुए अक्षत खुशी की तरफ लपका, लेकिन खुशी अपनी तेजी दिखाते हुए अक्षत से थोड़ा दूर हुई। अब वह सोफे के आसपास दौड़ते हुए अक्षत से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षत से बचना उसके लिए नामुमकिन था। खुशी इधर उधर दौड़ते हुए मुस्कुराकर अक्षत को खुद से दूर रहने की वार्निंग दे रही थी। अक्षु, मैं आपके हाथ नहीं आने वाली, आप बहुत गंदे हैं, ठरकी कहीं के। और अक्षत खुशी को सोफे के आसपास घूमते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी जान। और एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ, आई प्रॉमिस, तुम जितनी देर मुझे तड़पाओगी उतनी ही खुद भी तड़पोगी। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मेरे हाथ आ जाओ। और अक्षत की धमकी सुनकर खुशी की आंखें हैरानी से बाहर आ गई, लेकिन वह भी कहाँ कम थी। वह अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से मौका देखकर सीढ़ी के रास्ते दौड़ते हुए कमरे की तरफ जाने लगी। और यह देखकर अक्षत के चेहरे की ईविल स्माइल बड़ी हो गई। अब उसने हाथ मलते हुए अपने आप से कहा, अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी जान। कहते हुए अक्षत ने शांति आंटी को कॉल करके नीचे रखे हुए शॉपिंग बैग सर्वेंट के हाथों दूसरे कमरे में पहुंचाने के ऑर्डर दिए और फिर वह भी मुस्कुराते हुए जल्दी से खुशी के पीछे दौड़ गया। दरअसल अक्षत ने पहले ही सभी को खास इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वह जब भी घर में रहेगा उसे पूरे घर में कोई भी सर्वेंट नज़र नहीं आना चाहिए, ताकि वह अपनी जान के साथ अपने स्पेशल मोमेंट को एंजॉय कर सके। और इसीलिए अक्सर जब भी घर पर रहता था कोई भी सर्वेंट उस घर में नहीं होता था, बल्कि सभी बाहर सर्वेंट क्वार्टर में होते थे। और जब तक उन्हें ऑर्डर ना मिले उनमें से कोई भी घर के अंदर एंटर करने की कोशिश नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद अक्षत भी खुशी के पीछे अपने कमरे में आया और उन शॉपिंग बैग में से एक येलो लाइट वेट शिफॉन डिजाइनर साड़ी खुशी के लिए सिलेक्ट करते हुए बोला, तुम यह पहनो। और इसके साथ ही अक्षत ने खुशी को अपनी पसंद से मैचिंग एसेसरीज निकाल कर दी, जिसे लेते हुए खुशी मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके गालों पर किस करते हुए बोली, आपकी पसंद बहुत अच्छी है, मैं बस अभी आई। कहते हुए खुशी क्लोजेट रूम में चली गई। और खुशी के जाने के बाद अक्षत अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर खुशी को जाता हुआ देखकर बोला, मेरी पसंद सचमुच बहुत अच्छी है जान। कहते हुए अक्षत की आंखों में खुशी के लिए ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था। और तभी उसकी नज़र घड़ी पर गई, जिसे देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। अब वह भी अपने कदम क्लोजेट रूम में अपने सेक्शन की तरफ बढ़ा देता है। थोड़ी ही देर में आकर खुशी के साथ मैचिंग लाइट मस्टर्ड येलो कलर, जिसके कुछ टचअप नेवी ब्लू कॉम्बिनेशन के साथ विद लाइट ट्रांसपेरेंट ब्लैक शर्ट को कंप्लीट करने के लिए नेवी ब्लू टाई पहनकर रेडी हो चुका था। उसके जेल से सेट किए हुए बाल, हाथों में पहने हुए एक्सपेंसिव वॉच, पैरों में पहने हुए ब्राउन लेदर शूज, गले में पहनी हुई हमेशा की तरह एक स्टाइलिश मोटी सी प्लेटिनम चैन, चेहरे पर एटीट्यूड और नीली आंखें उसके लुक को पूरा कंप्लीट कर रही थी।
और अक्षत पूरी तरह रेडी होने के बाद अपने हाथों में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखता है। खुशी अभी तक रेडी हो रही थी। अब अक्षत धीरे से अपने कदम खुशी के सेक्शन की तरफ बढ़ा चुका था। खुशी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने बालों को सेट कर रही थी। तभी खुशी को अचानक अपने कंधों पर किसी के सांस महसूस हुए, जिसे महसूस कर खुशी ने अपनी नज़र उठाकर सामने आईने की तरफ देखा और अपने पीछे अपने हॉट और डसिंग हस्बैंड को देखकर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। उसने अपने बालों को सेट करते हुए कहा, बस थोड़ी देर और मैं रेडी हो गई अक्सू। जिसे सुनकर अक्षत, जो इस वक्त खुशी के पीछे उसके करीब झुका हुआ था, खुशी के कंधे पर किस करते हुए बोला, ऐसे कैसे जान, तुम्हारा लुक अभी कंप्लीट नहीं है। और इतना कहकर अक्षत अपने हाथ में लिए हुए एक बॉक्स से एक एक्सपेंसिव डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी निकालकर खुशी के गले में पहनाता है और आईने के जरिए खुशी के गले में उस नेकलेस को देखते हुए बोला, परफेक्ट, तुम्हें कैसा लगा। खुशी मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से उस डायमंड ज्वेलरी को टच करते हुए आईने के जरिए अक्षत को देखते हुए बोली, आपकी पसंद है, बेस्ट ही होगी, लेकिन अक्सू, इतनी महंगी ज्वेलरी की क्या ज़रूरत थी। आपने पहले भी मुझे इतनी सारी ज्वेलरी दे रखी है, पूरे लॉकर भरे हुए हैं आपकी गिफ्ट की हुई ज्वेलरी से, जिन्हें देखकर लगता है कुबेर महाराज मेरे लॉकर में ही बैठे हैं, और उसके बाद आप फिर से मेरे लिए इतनी महंगी गिफ्ट ले आए। जिसे सुनकर अक्षत खुशी के सामने घुटने के बल बैठते हुए मुस्कुराते हुए खुशी के गले में उस नेकलेस के हुक को लगाते हुए बोला, जान, मैंने कहीं सुना है औरतों का ज्वेलरी से मन नहीं भरता, उन्हें कितनी भी ज्वेलरी दे दो उनके लिए कम ही होती है, और तुम तो मेरी जान हो, अक्षत जिंदल की जान। दुनिया का हर नायाब हीरा सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। अक्षत की बातों को सुनकर खुशी मुस्कुरा रही थी। अब अक्षत उसके मैचिंग ईयररिंग खुशी के कानों में पहनाते हुए बोला, जान, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, लेकिन अभी भी एक कमी है। और यह सुनने के बाद खुशी अपने आप को आईने में निहारते हुए बोली, कमी? क्या कमी है अक्सू? कहते हुए खुशी एक नज़र अपने चेहरे की तरफ दौड़ाती है और सब कुछ नोटिस करते हुए बोली, मैंने यह सब तो लगा रखा है, चेहरे पर लाइट मेकअप, लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, आंखों में काजल भी, आपको कौन सी कमी नज़र आ रही है। खुशी, जिसने इस वक्त अपने चेहरे पर पार्टी वियर लाइट मेकअप यूज कर रखा था, आंखों में मस्कारा, काजल और हल्का मेकअप के साथ होठों पर लिपस्टिक, मांग में हल्का सिंदूर, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियाँ, खुले बाल जो कि पूरी तरह स्ट्रेट थे। आगे से उसने कुछ बालों को कर्ल किया हुआ था और बालों को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, जिसके कारण उसकी मांग में लगा हुआ हल्का सिंदूर साफ नजर आ रहा था। उसके हिसाब से यह लुक कंप्लीट था, लेकिन तभी अक्षत मुस्कुराते हुए साइड टेबल पर रखे हुए सिंदूर की डिब्बी से अपनी चुटकी में सिंदूर लेते हुए खुशी की मांग के बीचों बीच वह सिंदूर पूरी तरह गहराई से लगाते हुए बोला, यह मेरे नाम का सिंदूर है जान, मैं नहीं चाहता इसकी रंगत भी जरा फीकापन आए, सबको पता चलना चाहिए तुम अक्षत जिंदल की जान हो। कहते हुए अक्षत खुशी को घुमाकर आईने के जरिए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, गॉर्जियस, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इतना कहते हुए उसने खुशी के माथे पर किस कर लिया। खुशी मुस्कुराते हुए अपनी मांग में भरे हुए अक्षत के नाम के गहरे सिंदूर को देखते हुए धीरे से अपना चेहरा घुमाकर अक्षत के चेहरे को हाथों में थामकर उसके होठों पर किस करते हुए बोली, अच्छा तो लगेगा ही, मेरे अक्षु की पसंद जो है, एब्सोल्युटली। कहकर अक्षत मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अपना हाथ खुशी की तरफ बढ़ाते हुए प्यार से बोला, तो चले जान। खुशी ने बैठे हुए अपना हाथ अक्षत के हाथों में देकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, चलिए। अब अक्षत ने खुशी के हाथों में अपना हाथ लेकर अपने कदम कमरे से बाहर बढ़ा दिए। थोड़ी ही देर में वह लोग कार में बैठ गए थे। तभी अक्षत का कुछ ख्याल आया और अब वह खुशी की तरफ देखते हुए बोला, जान, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, प्लीज़ गुस्सा मत होना। एक्चुअली मेरी जो बिजनेस पार्टनर है वह, और इससे पहले कि अक्षत आगे कुछ कह पाता, खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनी है, यही ना। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अक्सू, आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। यह आपका बिजनेस है, इसे कैसे चलाना है मुझसे बेहतर आप जान सकते हैं। मुझे खुशी है आपने मेरे कारण अपने बिजनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि जब से आपने इस डील के लिए मना किया था, यह सोचकर कि आपकी इस ना की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ, लेकिन आपने यह फैसला लेकर बहुत अच्छा किया। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, मुझे आप पर भरोसा है। खुशी की बात सुनकर अक्षत को कुछ खास हैरत नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था उसकी जान हर चीज़ में उसे सपोर्ट करती है, तो इस चीज़ में वह भला इनसिक्योर कैसे हो सकती थी। अक्षत मुस्कुराकर उसे अपने गले लगाते हुए बोला, तुम सबसे अलग हो जान, आई लव यू सो मच। यह सुनने के बाद खुशी भी उसके चेहरे की तरफ धीरे से अपना सर उठाकर देखते हुए बोली, आपका प्यार मिला है, अलग तो होगा ही जान।
खुशी के मुंह से अपने लिए जान सुनकर अक्षत हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। यही कि मेरी जान दुनिया में सबसे अलग है, कहते हुए खुशी मुस्कुरा दी और अक्षत को खुशी पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा। वह भी उसके साथ मुस्कुरा रहा था। उसने खुशी को कस के अपने सीने से लगा लिया। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वक्त दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार, भरोसा और केयर साफ नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों ही पार्टी वाली जगह पर आ चुके थे। यह पार्टी एक 5 स्टार होटल के खूबसूरत से हॉल में रखी गई थी। अक्षत हमेशा की तरह बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी से निकलकर वह साइड से निकलकर खुशी की साइड वाली डोर के पास गया। ड्राइवर जल्दी से आगे आते हुए गाड़ी के दरवाजे को खोलता है और खुशी के धीरे से अपना पैर गाड़ी के बाहर निकाला। उसके बाद उसने अपनी खूबसूरत से हाथों को अक्षत के हाथों में रख दिया। अक्षत, जो कि बड़े ही प्यार से खुशी की तरफ अपने हाथ बढ़ा चुका था, खुशी की उंगली में पहनी हुई सगाई की खूबसूरत डायमंड रिंग जो उसके हाथों में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अक्षत के हाथों में अपना हाथ महसूस कर खुशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब वह धीरे से कार से बाहर निकली। इसके साथ ही अक्षत के सभी बॉडीगार्ड बड़ी ही तेजी से आगे आते हुए अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। सभी अक्षत और खुशी को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करने लगे और उनके लिए आगे निकलने का रास्ता बनाने लगे। अक्षत खुशी की कमर में हाथ डाले किसी खूबसूरत से कपल की तरह उसके साथ होटल के एंट्रेंस से होते हुए होटल के हॉल में दाखिल हुआ, जहां पार्टी की बहुत ही खूबसूरत सजावट की गई थी। यह एक बिजनेस पार्टी थी, इसीलिए यहाँ बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन और चमक दमक नहीं थी, लेकिन हाई क्लास पार्टी की तरह यह सजावट काफ़ी क्लासी थी। जहाँ पूरे हॉल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर खूबसूरत और एलिगेंट लुक वाले फ्लावर से सजा हुआ फ्लावर वॉस रखे गए थे। हॉल में कुछ एंटिक स्टैचू थे। एक बहुत ही बड़े ओल्ड टेबल पर खाने के कुछ डिशेज रखे हुए थे। बार काउंटर पर कुछ वेटर सभी को उनकी पसंद की ड्रिंक सर्व कर रहे थे। कुछ वेटर हाथ में ट्रे लेकर इधर उधर खड़े बिजनेसमैन को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। सामने स्टेज पर कुछ म्यूजिशियन बहुत ही लाइट म्यूजिक प्ले कर रहे थे। वहाँ सभी बिजनेसमैन और उनकी पार्टनर्स फॉर्मल ड्रेस में ही आए हुए थे और सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस और काम थे। सभी अक्षत के आते ही सभी का ध्यान अक्षत और खुशी की तरफ गया और अब सभी का ध्यान अक्षत और खुशी पर ही ठहर गया। अक्षत का डार्क और सीरियस एक्सप्रेशन जो किसी के भी ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी था और उसके साथ उसके हाथों में हाथ डाले चेहरे पर मीठी सी मुस्कान और आंखों में चमक लिए खुशी। दोनों ही एक दूसरे के साथ ऐसे लग रहे थे जैसे अमावस्या की रात को एक चांद खिला हो और उसकी रोशनी उस अमावस्या को भी चमका रही हो। तभी लावण्या और मिस्टर मल्होत्रा, जो इस वक्त अपने बाकी बिजनेस पार्टनर के साथ बात कर रहे थे, अचानक ही सबका ध्यान एंट्रेंस की तरफ महसूस कर धीरे से पीछे पलटकर देखते हैं और अब दोनों की ही आंखें सख्त हो गई, क्योंकि अक्षत को देखकर वहां उन दोनों को जितनी खुशी हो रही थी उसके साथ खुशी को देखकर उन्हें उतनी ही हैरत हो रही थी। खुशी के चेहरे की मुस्कान, मांग में लगा हुआ सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर लावण्या के हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसके चेहरे का रंग काला पड़ चुका था और वह दांत पीसने लगी। लावण्या के चेहरे के रिएक्शन को देखकर मिस्टर मल्होत्रा धीरे से लावण्या के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे थपथपा देते हैं ताकि लावण्या अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके, वरना मामला उनके हाथ से निकल सकता है। अपने डैड के इशारे को समझकर लावण्या दांत पीसते हुए ठंडी सांस लेते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के लिए नफरत और जलन साफ नजर आ रही थी। वह काफी नफरत भरी नजर से खुशी को घूर रही थी। लावण्या, जिसने इस वक्त एक ब्लैक कलर का लॉन्ग ऑफ शोल्डर गाउन पहन रखा था, जिसके नीचे से लेकर थाई तक एक लॉन्ग कट था। इसके साथ ही उसने इसी गाउन के मैचिंग नेट से बने हुए ग्लाउज हाथों में पहन रखे थे और उन ग्लाउज के ऊपर से उसने एक खूबसूरत चमचमाती डायमंड रिंग अपने एक हाथ में उंगली में पहन रखी थी। गले में डायमंड का खूबसूरत और एलिगेंट नेकलेस, एक हाथ में डायमंड से बना हुआ ब्रेसलेट, पैरों में हाई हील सैंडल। उसने अपने सभी बालों को पूरी तरह स्ट्रेट करके उन्हें काफ़ी अच्छे ढंग से सेट करते हुए बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए पीछे लो बन बना रखा था। आंखों पर लाइट स्मोकी आई लुक, होठों पर लाइट रेड लिपस्टिक, चेहरे पर हल्का मेकअप। लावण्या दिखने में काफ़ी खूबसूरत और एलिगेंट थी। उसका सेंस का स्टाइल और एटीट्यूड उसके लुक को काफ़ी कंप्लीट करता था।
बहुत ही खूबसूरत थी कि देखने में एक फैशनेबल मॉडल की तरह लगती थी। उसका परफेक्ट फिगर जो बड़ी से बड़ी मॉडल को उससे जलन करने के लिए मजबूर कर सकते थे। अब मिस्टर मल्होत्रा अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए अपने हाथ में लिया हुआ वाइन का ग्लास साइड टेबल पर रखते हैं और अब उन्होंने अपने कदम अक्षत की तरफ बढ़ा दिए। वह अपना हाथ बढ़ाते हुए अक्षत का वेलकम करते हैं। वेलकम मिस्टर अक्षत जिंदल, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा हमारे इनविटेशन पर आपने इस पार्टी में आकर इस पार्टी की शोभा बढ़ा दी। आपके यहाँ देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। आइए अंदर चलते हैं। कहते हुए मिस्टर मल्होत्रा मुस्कुराते हुए अक्षत को अपने साथ आगे चलने का इशारा करते हैं, लेकिन अक्षत के चेहरे का ऑरा काफ़ी डार्क हो गया। अक्षत अपनी जगह से हिला भी नहीं, लेकिन अपनी गरजती हुई आवाज़ में मिस्टर मल्होत्रा को वार्निंग देते हुए बोला, मिस्टर मल्होत्रा, लगता है आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया। मैं यहाँ अकेले नहीं बल्कि अपनी बेटर हाफ के साथ खड़ा हूँ। आई होप आपको इतना तो मैनर्स होगा कि आपने मेहमानों का स्वागत करने का तरीका क्या है, और अगर आपको इतने भी मैनर्स नहीं तो आई थिंक कि मैंने इस पार्टी में आकर गलती की है, और जिस जगह पर मेरी वाइफ मेरी जान की रिस्पेक्ट नहीं होती मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। अक्षत खुशी की तरफ देखते हुए अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को यूं ही एक्सप्रेशन लेस रखते हुए बोला, चलो जान, यह जगह तुम्हारी मौजूदगी के लायक नहीं है। कहते हुए अक्षत खुशी की कमर में हाथ डाले उसे वहां से ले जाने लगा। तभी मिस्टर मल्होत्रा अपनी जगह से अपनी गलती को सुधारते हुए ना चाहते हुए भी जल्दी से आगे आए और खुशी और अक्षत के सामने आते हुए थोड़ा नरम लहजे में बोले, आई एम सॉरी मिस्टर जिंदल, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। प्लीज़ आप नाराज मत होइए। मैं आपसे और आपकी मिसेज से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मिस्टर जिंदल, प्लीज़ मिसेज जिंदल, आप लोग अंदर आइए। आप लोग इस पार्टी के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं। आपके बिना यह पार्टी कुछ भी नहीं। कहते हुए मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद भी अक्षत के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हुए। अब खुशी थोड़ा परेशान होते हुए अक्षत को समझाते हुए बोली, अक्षु रिलैक्स हो जाइए, उनसे गलती हो गई होगी, उन्होंने जानबूझकर मुझे इग्नोर नहीं किया। प्लीज़ इतनी सी बात को सीरियसली मत लीजिए, हम लोग पार्टी में आए हैं, चलिए पार्टी एंजॉय करते हैं। कहते हुए खुशी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए अक्षत के हाथों को पकड़ती है और उसकी आंखों की तरफ देखने लगती है। अक्षत खुशी के चेहरे की एक मुस्कान को देखकर किसी तरह अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा। और तभी मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनते हुए अक्षत के बाकी बिजनेस पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स, जिन्हें मिस्टर मल्होत्रा ने पहले ही पार्टी में इनवाइट कर दिया था, आगे आते हुए अक्षत को समझाते हुए मिस्टर मल्होत्रा का साथ देते हुए बोले, यस प्लीज़ मिस्टर जिंदल, आप अंदर आइए, अब गुस्सा थूक भी दीजिए। और अब सभी लोगों की बातें सुनकर अक्षत ठंडे चेहरे के साथ मिस्टर मल्होत्रा को देखकर बोला, मिस्टर मल्होत्रा, आई होप कि आपसे यह गलती दोबारा नहीं होगी। एक बात याद रखिए, जिस जगह पर मेरी वाइफ की इज्जत ना हो वहाँ अक्षत जिंदल किसी को खड़े रहने लायक नहीं छोड़ता। कहते हुए अक्षत के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस लग रहे थे, जिसे समझकर मिस्टर मल्होत्रा धीरे से हाँ में सिर हिलाते हैं। अब अक्षत खुशी के साथ पार्टी के अंदर आया। तभी लावण्य अपने चेहरे की जलन को छुपा नहीं पाई। वह अपने चेहरे पर भी किसी मुस्कान लिए आगे आते हुए अक्षत की तरफ अपने हाथ हैंड शेक करने के लिए बढ़ाती है। हेलो अक्स, कैसे हो? मुझे बहुत खुशी हुई तुम इस पार्टी में आए। हाथों को आगे बढ़ाता हुआ देख खुशी एक नज़र उसके हाथों की तरफ देख रही थी। तभी अक्षत लावण्य के हाथों की तरफ हाथ बिना बढ़ाए अपने चेहरे पर यूं ही एटीट्यूड लाते हुए कोल्ड वॉइस में लावण्य से बस यूं ही हेलो मिस मल्होत्रा इतना कहकर अक्षत उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए खुशी के साथ आगे बढ़ने के लिए हुआ। तभी लावण्य खुद को अक्षत से इग्नोर होते हुए देख अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है, लेकिन अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए उनका रास्ता आगे से रोकते हुए बोली, वैसे ही आपसे मैंने सुना कि डैड से गलती हो गई थी तुम्हारी वाइफ को पहचानने में और तुम इसके लिए काफ़ी नाराज़ हो गए। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि उनसे यह गलती होना कॉमन सी बात थी? वह क्या है ना, मैंने आज तक इनके बारे में कुछ ज़्यादा सुना नहीं है, और सिर्फ मैं ही क्यों, मेरा ख्याल है कि आसपास जितने भी लोग हैं इनमें से बाई चांस ही किसी ने उनके बारे में कुछ सुना या जाना होगा। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आई वुड लाइक टू नो। मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही है यह जानने की कि यह इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ है तो ज़रूर किसी फील्ड में एक्सपर्ट तो ज़रूर होगी। वैसे इनकी ऑफिशियल प्रोफाइल क्या है? आई मीन अक्षत जिंदल की वाइफ होने के अलावा इनकी क्या पहचान है? क्योंकि जहाँ तक मैंने बाकी लोगों की वाइफ और बेटर हाफ के बारे में जाना है, सभी अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। तो हम सब यह जानना चाहते हैं कि मिसेज जिंदल किस फील्ड में एक्सपर्ट है। भाई आखिर हमें भी तो हक है एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून की बेटर हाफ के बारे में जानने का। आखिर एशिया के टॉप बिलियनियर की वाइफ है, कुछ तो स्पेशल ज़रूर होगा इनमें। कम ऑन, आज बताओ ना, आखिर क्या खास है तुम्हारी वाइफ में?
कहते हुए लावण्या के चेहरे पर एटीट्यूड वाली मुस्कान थी और वह खुशी को काफ़ी डिस्गस्टिंग वाली नज़रों से देख रही थी। लावण्या की बातों को सुनकर अक्षत के चेहरे के एक्सप्रेशन यूं ही डार्क थे और आसपास के सभी लोगों का ध्यान भी अक्षत और खुशी की तरफ चला गया। अब सभी लोग उनकी बातों को सुनने के लिए उन्हें घेर कर खड़े हो गए। खुशी लावण्या के सवालों को सुनकर थोड़ा सा पका गई, क्योंकि सच तो यह था कि शायद उसके पास कोई भी खासियत नहीं थी और यह बात कहीं ना कहीं लावण्या को भी पता थी। इसीलिए वह सबके सामने खुशी को नीचा दिखाने की प्लानिंग कर रही थी। मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर भी एक इविल स्माइल थी। वह मन ही मन लावण्या को शाबाशी दे रहे थे, क्योंकि लावण्या कहीं ना कहीं उनकी बेइज्जती का बदला ले रही थी। आसपास खड़े सभी बिजनेसमैन की वाइफ, जो कि काफ़ी फैशनेबल और ब्यूटीफुल, एलिगेंट और स्टाइलिश लग रही थी। इसके साथ ही उनमें से कई बिजनेस वूमन थी, कुछ एक्ट्रेस थी, कुछ मॉडल थी। यानी कि सभी की बिजनेसमैन की वाइफ होने के अलावा भी अपनी एक पहचान थी, जिससे वह समाज में सर उठाकर चल सकती थी। लेकिन खुशी के पास गर्व वाली ऐसी कोई बात नहीं थी और अब सभी अक्षत के जवाब को सुनने के लिए बेचैन थे। लावण्या की बातों को सुनकर अक्षत को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई थी, क्योंकि वह इस बात को समझ चुका था कि लावण्या सभी लोगों के सामने कहीं ना कहीं खुशी की इंसल्ट करने की कोशिश कर रही है, जो चीज़ अक्षत जिंदल को बिल्कुल भी मंजूर नहीं। अक्षत की नीली आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी, उसका चेहरा डार्क होने लगा था। उसके आसपास बिल्कुल शांति पसरी हुई थी और माहौल काफ़ी ठंडा हो चुका था। अब अक्षत अपने हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए, अपने दांत पीसते हुए जैसे ही लावण्या को कुछ जवाब देने वाला था, तभी खुशी हमेशा की तरह अपने चेहरे पर एक बड़ी सी और प्यारी सी मुस्कान लेकर लावण्या की तरफ देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे हैंडशेक करने का ऑफर देते हुए बोली, हाय, आई एम खुशी अक्षत जिंदल। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। क्योंकि मैं अपने सामने एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वूमन से मिल रही हूँ, जो शायद मेरे लिए गर्व की बात है। खुशी के हाथ के ऑफर को देखकर लावण्या एक नज़र उसके हाथों को देखकर ना चाहते हुए भी उसे धीरे से हैंडशेक करती है और अपना हाथ पीछे खींच लेती है। अब अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान बरकरार रखते हुए लावण्या से बोली, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने मेरे बारे में बहुत कम सुना होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं आप लोगों की तरह कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। हाँ, यह सच है कि मैंने अपने दम पर किसी बड़ी कंपनी एम्पायर को खड़ा नहीं किया और ना ही मैं कोई फिल्म एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी हूँ। हाँ, यह सच है कि मैं एक सिंपल सी घरेलू औरत हूँ, जिसकी दुनिया उसके पति और परिवार से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म हो जाती है। और शायद यही कारण है कि कोई मुझे ज़्यादा पहचानता नहीं। और शायद यही कारण है कि आपके पापा ने भी मुझे नहीं पहचाना और मुझे रिस्पेक्ट देना भूल गए। लेकिन ज़रा मुझे यह बताइए मिस मल्होत्रा, कि भला दुनिया की किस किताब में यह लिखा है कि अगर कोई औरत अपने पैरों पर खड़ी नहीं है या उसकी कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं है तो उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि भारत की 80% औरतों को रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन सभी की पहचान एक घरेलू हाउसवाइफ के तौर पर, माँ, पत्नी, बहन या बेटी के तौर पर है। तो क्या इस नाते उन लोगों को भी कोई इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? हमारा देश तरक्की कर रहा है, मैं मानती हूँ, दुनिया बदल चुकी है और आजकल लड़कियों का सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, इंडिपेंडेंट होना गर्व की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी अपनी पहचान होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक औरत अपने आप में ही बहुत ही सम्माननीय है। किसी से रिस्पेक्ट डिजर्व करने के लिए उसका औरत होना ही काफ़ी है, चाहे वह एक दिन की बच्ची हो या 100 साल की बूढ़ी औरत, क्योंकि इस समाज को बनाए रखने के लिए उसने एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है, जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक औरत माँ, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में वह हर जिम्मेदारी निभाती है जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और मुझे नहीं लगता कि यह काम आसान है। आपने मुझसे पूछा कि मैं द ग्रेट बिजनेस टाइकून एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन की वाइफ हूँ और इसके अलावा मेरी क्या पहचान है, ताकि मुझे समाज में रिस्पेक्ट मिल सके और मैं मुस्कुराकर अपने आप को उनके सामने इंट्रोड्यूस कर सकूं और आप लोगों को यह साबित कर सकूं कि मेरी अपनी एक पहचान है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं खुशी हूँ और मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मेरी नज़रों में वह समाज या उस समाज में रहने वाला हर इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जो एक औरत को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। हाँ, अगर आप जानना चाहती हैं मेरी प्रोफाइल के बारे में, तो यह सच है कि मैं अक्षत जिंदल की वाइफ हूँ और मुझे यह कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं उनके लिए उनकी हाउस वाइफ हूँ, उनकी जान हूँ, उनका प्यार हूँ। और मैंने अपने इस करियर को बनाने के लिए, अपनी इस पहचान को बनाने के लिए अपनी जी जान लगाई है, क्योंकि मेरे ख्याल से दुनिया की हर औरत अपने पति से इस रिस्पेक्ट को, इस पहचान को पाने के लिए अपनी जी जान लगाती है
और इस हिसाब से वह हमेशा दूसरों से रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। आपका कहना है कि आपके पापा ने मुझे पहचाना नहीं और इसीलिए मुझे सम्मान नहीं दिया, पर कम से कम उन्हें इतना तो सोचना चाहिए था कि उनके सामने एक औरत खड़ी है जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। खुशी वहाँ खड़ी लगभग सभी औरतों की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, मैं सम्मान करती हूँ यहाँ खड़ी हर औरत का जिसने अपने करियर में कुछ कर दिखाया है और समाज में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन इसके अलावा मैं सम्मान करती हूँ यहाँ खड़ी हर उस औरत का जिसने अपनी लाइफ में एक औरत होने के कर्तव्य को निभाया है, जिसने औरत होकर जन्म दिया है, क्योंकि अगर वह औरत नहीं होती तो यहाँ खड़े किसी भी मर्द या औरत की हिम्मत नहीं होती किसी से अपनी पहचान जाहिर करने की। दैट्स वाई आई सैल्यूट एवरी वुमन। इन शब्दों को कहते हुए खुशी के चेहरे पर एक गर्व था, उसकी आंखों में चमक थी और आज अक्षत का एटीट्यूड खुशी के चेहरे पर नजर आ रहा था, जिसे देखकर लावण्या मल्होत्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन वहां खड़ी लगभग हर मर्द और औरत खुशी की बात को सुनकर पूरी तरह सेटिस्फाई थे। वह लोग उसके लिए ताली बजाने लगते हैं, क्योंकि इस बात को वहां खड़े लगभग हर इंसान समझ चुका था कि एक औरत को अपनी पहचान साबित करने के लिए यह जरूरी नहीं कि वह अपने कैरियर में कुछ करे और तभी उसे सम्मान मिलेगा, उसकी औरत होना ही काफ़ी है। और खुशी के लिए ताली बजाती हुई देखकर अक्षत के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने खुशी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया और अब उसके चेहरे की तरफ देखते हुए खुशी को सलाम करते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा जान। एक औरत अपने आप में ही सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि वह दूसरों को पहचान देती है। उसे अपने करियर में कुछ करना है या नहीं, यह उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगर वह अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है तभी उसे इज्जत मिलनी चाहिए। वह एक औरत है, उसके सम्मान के लिए यही काफ़ी है। और इसीलिए मैं अक्षत जिंदल आज यहाँ खड़ी हर औरत को सलाम करता हूँ, खास तौर से तुम्हें मेरी जान, जिसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है। कहते हुए अक्षत के चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब खुशी ने अक्षत की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, और मैं आपको सलाम करती हूँ अक्षु, जो आपने मुझे एक औरत होने के नाते सम्मान दिया, ना कि इस बेसिक पर कि मैं अपने कैरियर में कितनी सक्सेसफुल हूँ। आपने मुझे सम्मान दिया क्योंकि मैं एक औरत हूँ, और जब एक मर्द एक औरत को सम्मान देता है तो ऐसा करने से उस मर्द का सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कहते हुए खुशी अक्षत को सलाम कर रही थी। उन दोनों ही कपल की आंखों में एक दूसरे के लिए इज्जत, प्यार और सम्मान देखकर वहाँ खड़े लगभग सभी लोगों की आंखों में चमक थी, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। अब वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि अब सभी अपनी अपनी वाइफ को सैल्यूट कर रहे थे और सभी वाइफ अपने हस्बैंड को सैल्यूट कर रही थी। और ऐसा होते हुए देखकर लावण्या अपना चेहरा लगभग सभी लोगों की तरफ घुमाते हुए गुस्से से दांत पीसने लगी। उसकी हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी। वह अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई और अब वहां खड़े लगभग सभी बिजनेस एसोसिएट्स और उनके पार्टनर्स अक्षत और खुशी के पास आते हुए मुस्कुराकर उन लोगों को देखते हुए बोले, वाह मैडम, मान गए। आज आपने हमारी नज़रों में औरत के महत्व को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया, वरना आज तक हम लोग तो बस यही समझते थे कि जो औरत अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसकी कोई केयर नहीं करता, और इसीलिए हम लोग अपनी करियर के लिए जी जान लगा देते हैं। ऐसा करते वक्त हम लोग अपने आप पर, अपनी फैमिली और अपने लोगों पर अच्छे से ध्यान भी नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं दूसरों से कंपटीशन करने के चक्कर में हम अपना भी अपमान कर देते हैं और उन लोगों का भी जो हमारे अपोजिट खड़े हैं। लेकिन आज आपने हमें हमारी गलती का एहसास कराया और हमें इस बात का एहसास दिलाया कि हम अपने करियर में कुछ करें या ना करें, यह हमारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, यह हम डिजर्व करते हैं। हम आज आपसे काफ़ी इम्प्रेस हैं और आपके ब्रेन एंड ब्यूटी को देखकर आज हमें इस बात का एहसास हुआ कि आखिर क्यों एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून आपकी इतनी इज्जत करते हैं, क्योंकि आप एक समझी सुलझी हुई विचारों की महिला हैं। एक औरत को रिस्पेक्ट तब मिलता है जब वह अपनी रिस्पेक्ट करती है, वह जैसी है वह अपने आप को वैसा एक्सेप्ट करती है, और आज हमें आपसे मिलकर सचमुच बहुत खुशी हुई। कहते हुए लगभग सभी लोग खुशी के लिए एक बार फिर ताली बजाने लगे। और इधर दूसरी तरफ लावण्या इस 5 स्टार होटल के एक कमरे में, जो कि उसके लिए बुक था, गुस्से से सारा सामान इधर उधर पटक रही थी और चिल्ला रही थी, क्योंकि खुशी की इंसल्ट सबके सामने करने का उसका प्लान पूरी तरह फेल हो गया था। इनफैक्ट वह लोगों के सामने और भी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, उसकी और इज्जत लोगों के सामने हो चुकी थी। लावण्या गुस्से से चिल्लाते हुए अपने आप से बोली, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, तुम्हें इज्जत नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि तुम तो बेइज्जती डिजर्व करती हो।
तुम मेरे ही सामने मेरे ही अक्स की बाहों में बाहें डालकर घूम रही हो और मैं चुपचाप ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। मैं हार नहीं मान सकती। तुम मुझे बेटर कभी नहीं बन सकती। कहते हुए लावण्या लगभग गुस्से से पागल हो चुकी थी और तभी मिस्टर मल्होत्रा जल्दी से कमरे में जाकर कमरे के दरवाजे को बंद करते हैं और अब वह लावण्या को समझाते हुए बोले, शांत हो जाओ प्रिंसेस, तुम गुस्से में सब गड़बड़ कर दोगी। तुम भूल रही हो वह अक्षत जिंदल की वाइफ है। उसमें कुछ ना कुछ तो खासियत होनी चाहिए थी। वह काफ़ी चालाक है। बातों को अपने हिसाब से घुमाना वह काफ़ी अच्छे से जानती है। लेकिन तुम इस तरह हाइपर होकर कमज़ोर नहीं बन सकती। तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। सोचो, इतना अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। उसने आज तुम्हें नीचा दिखा दिया, लेकिन हमेशा नहीं। आज यह बात तो साबित हो चुकी है कि वह सचमुच अपने करियर में कुछ नहीं कर सकती। तो क्यों ना इस चीज़ को हम लोग अपनी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें और अक्षत जिंदल के सामने यह साबित करें कि वह लड़की उसके लायक नहीं है। लेकिन उससे भी पहले आज की रात उन दोनों के बीच दूरियां लानी होंगी। और ऐसा कैसे होगा यह तुम बहुत अच्छे से जानती हो। सिर्फ तुम्हारे ही कारण मैंने इस बिजनेस डील के लिए हाँ किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी बेवकूफ़ी के कारण कुछ भी गलत करो और हम बर्बाद हो जाएं। अक्षत जिंदल को तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनी मुट्ठी में करना होगा और तुम इस तरह उसकी वाइफ की सबके सामने इंसल्ट करके उसकी नज़रों में खुद की इंसल्ट कर रही हो। बल्कि तुम्हें अच्छा बनने का नाटक करना होगा। अपने आप को संभालो प्रिंसेस और दिमाग से काम लो। लावण्या, जो कि अभी गुस्से से पागल हो रही थी, मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनकर अपने आप को किसी तरह रिलैक्स करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी अपने डैड की बात सही लग रही थी। लावण्या लंबी लंबी सांस ले रही थी। मिस्टर मल्होत्रा ने लावण्या को धीरे से पकड़कर बेड पर एक साइड बिठाया और अब वह उसे पानी का गिलास देते हुए बोले, यह लो, तुम पानी पियो और ठंडे दिमाग से सोचो हमें क्या करना होगा। अपनी डैड की बात मानकर लावण्या पानी पीती है और लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अब उसकी आंखें पूरी तरह गुस्से से लाल थी, लेकिन उसके चेहरे पर इविल स्माइल थी। अब वह मुस्कुराते हुए कमरे में मौजूद ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी होती है और अपने रिफ्लेक्शन को आईने में देखते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए डैड, बहुत जल्द मेरा अक्स मेरी मुट्ठी में होगा और उसका बिजनेस भी मेरा होगा और वह लड़की मेरे आगे नाक रगड़ेगी, तब मैं उसे उसकी औकात याद दिलाऊंगी। बहुत रिस्पेक्ट करती है ना। मैं बताती हूँ रिस्पेक्ट क्या होती है और इसकी शुरुआत होगी आज की रात इस पार्टी से, जिसे वह दोनों कभी नहीं भूल पाएंगे। बस आप देखते जाइए डैड, आगे आगे होता है क्या। कहते हुए लावण्या के चेहरे की सातिर मुस्कान और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है और उसकी बातों को सुनकर मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे की मुस्कान भी गहरी हो चुकी थी। अब उन दोनों बाप बेटी के दिमाग में कुछ शैतानी ख्याल थे। इधर दूसरी तरफ नीचे हॉल में अक्षत एक ग्रुप में बैठे अपने किसी बिजनेस डील के सिलसिले में बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था और उसके ठीक पीछे एक बड़े से टेबल के सामने बैठे कई औरतें खुशी से उसके बारे में बातें कर रही थी। यहाँ अक्षत जिंदल की वाइफ होने के नाते और खुशी के ब्रेन और ब्यूटी को देखते हुए उसे काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ बातें की जा रही थी। इनफैक्ट यहाँ कहीं औरतें ऐसी थी जो खुशी को अपनी साइड लेते हुए अपने हस्बैंड के बिजनेस के लिए अक्षत से सपोर्ट चाहती थी और अब इसके लिए वह लोग खुशी की चापलूसी कर रहे थे। कोई उसे खाने के लिए कुछ ऑफर कर रहा था तो कोई कुछ, लेकिन इस बार अक्षत ने खुशी की सिक्योरिटी को लेकर कोई भी गलती ना करने की ठान ली थी, क्योंकि पिछली बार की पार्टी के कारण वह काफ़ी सतर्क हो चुका था। अक्षत अपने साथ एक स्पेशली लेडी बॉडीगार्ड लेकर आया था जो खुशी के बगल में ही खड़ी थी और इससे पहले कि खुशी कुछ खाती या पीती, वह लेडी बॉडीगार्ड उस चीज़ को खुद चेक कर रही थी। यह चीज़ देखते हुए बाकी बिजनेस वूमन और औरतें खुशी से बोली, मानना पड़ेगा मिसेज जिंदल, आपकी सिक्योरिटी के लेकर काफ़ी कड़े इंतजाम हैं। हम कब से यह नोटिस कर रहे हैं कि मिस्टर जिंदल भले ही अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बात करने में बिजी है, लेकिन वह बार बार पलटकर आपकी तरफ देख रहे हैं। और यह सुनते हुए दूसरी लेडी ने कहा, अरे यह आप कैसी बातें कर रही हैं मिसेज दीवान, आपको पता नहीं है क्या? भाई इनकी सिक्योरिटी हो क्यों नहीं, आखिर यह एशिया के टॉप बिजनेसमैन की वाइफ जो हैं। और उसके साथ ही मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि मिस्टर जिंदल ने मिसेज जिंदल को गिफ्ट में अपनी कंपनी के 49% शेयर दिए हैं। इस हिसाब से वह अब एशिया की सबसे रिच फीमेल है। और मैंने तो सुना है कि मिस्टर जिंदल मिसेज जिंदल की सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी पजेसिव रहते हैं। क्यों मैंने सही कहा ना मिसेज जिंदल? कहते हुए वह औरत खुशी की तरफ मुस्कुराकर देखती है और खुशी उनकी बातों का कोई जवाब ना देते हुए अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान बरकरार रख रही थी।
तभी वह औरत अपनी बात आगे बढ़ाते हुए खुशी से बोली, वैसे हमें कहना तो नहीं चाहिए मिसेज जिंदल, लेकिन क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपने अपने मिस्टर जिंदल को अपने कंट्रोल में कैसे किया? मेरा मतलब है, आखिर आपने ऐसा भी क्या जादू किया है कि वह आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं? भाई हमारे वाले तो हमें देखने की फुर्सत भी नहीं मिलती। 100 बार पूछो कि कैसी लग रही हूँ तो एक बार रिप्लाई आता है कि ठीक लग रही हो। लेकिन आप लोगों के बारे में तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ सुना है कि मिस्टर जिंदल अपनी पार्टनर को लेकर काफ़ी पजेसिव है। हालांकि आज से पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई, पर उड़ती उड़ती खबरें आई थी। पहले तो हमें इन बातों पर यकीन नहीं होता था। सबको तो यही लगता था मिस्टर जिंदल अभी अनमैरिड है, क्योंकि यह बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि वह इतने रिच, पावरफुल और हैंडसम है कि उनके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है। यहाँ तक कि मैंने यह भी सुना है कि मिस मल्होत्रा उनकी कॉलेज की फ्रेंड है और उनकी नीयत आपके पति पर कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप अपने हस्बैंड को उनके साथ बिजनेस डील करने की फ्रीडम दे रही हैं। और इतना ही नहीं, आपने उन्हें इस पार्टी में भी आने दिया और आप खुद उनके साथ इस पार्टी में आई। माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि एक वाइफ होने के नाते आपको इतना केयरलेस होना चाहिए। बल्कि हमारा तो मानना है एक औरत को हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उसका पति किससे मिलता है और किससे नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि आपके पति हमेशा दूसरी औरतों से दूर रहें, वरना इन मर्दों का तो कोई भरोसा नहीं है कब किस पर लट्टू हो जाए। और ख़ास तौर से लावण्या मल्होत्रा जैसी लड़कियां जो कि खूबसूरत दिखने के साथ साथ काफ़ी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं, जो कि दोस्ती के बहाने ही सही आपके पति के करीब आ सकती हैं। आप समझ रही हैं ना मिसेज जिंदल? कहते हुए वह औरत खुशी को समझा रही थी। लेकिन खुशी उनकी बातों को सुनने के बाद एक नज़र पलटकर अक्षत की तरफ देखती है। अक्षत जो कि अपनी बातें करते हुए बार बार खुशी की तरफ पलटकर देख रहा था। इतना बिजी होने के बावजूद अक्षत का ध्यान अपने आप पर महसूस कर खुशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और अचानक ही उसने धीरे धीरे खांसना शुरू कर दिया। खुशी के अचानक खांसते ही अक्षत जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेज कदमों के साथ खुशी के पास आकर उसे टिश्यू पेपर देने लगा। इसके बाद वह खुशी को जल्दी से पानी पिलाते हुए उसकी पीठ को रब करने लगा। खुशी अक्षत के हाथों से ग्लास को पकड़कर पानी पीने लगी। खुशी बिल्कुल हल्का सा पानी पीते हुए अक्षत की तरफ देखकर मुस्कुराती है। अक्षत ने खुशी की पीठ सहलाते हुए थोड़ा फिक्र जताते हुए कहा, आर यू ओके जान? अक्षत की आवाज़ में फिक्र देखकर वहां बैठी सभी औरतें अक्षत के चेहरे को देखने लगी, लेकिन अक्षत ने वहां किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसका पूरा फोकस खुशी पर था। तभी खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अक्षु, मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी खांसी आ गई थी। आप जाइए अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए। आर यू श्योर? इफ़ यू वांट वी कैन गो होम। नो अक्षु, आई एम एब्सोल्युटली श्योर। यू गो एंड अटेंड योर मीटिंग। कहते हुए खुशी ने अक्षत को अपनी बात का यकीन दिलाया और अब अक्षत ना चाहते हुए भी जाने के लिए राजी होते हुए बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। इतना कहकर अक्षत वापस उन लोगों के बीच जाकर अपनी मीटिंग करने लगा। और अब अक्षत के जाने के बाद खुशी उन औरतों की तरफ देखते हुए बोली, आप लोगों को मेरा जवाब तो मिल ही गया होगा। मुझे अपने पति पर भरोसा है, वह चाहे कहीं भी हो, उनका ध्यान हमेशा मुझ पर ही होता है और मुझसे ज़्यादा उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं मानती हूँ एक औरत को अपने पति पर नज़र रखनी चाहिए, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी औरतों से पजेसिव होना एक साधारण सी बात है, लेकिन यह बात भी सच है कि अगर आपका प्यार सच्चा है और आपका पति लॉयल है तो वह चाहे स्वर्ग की अप्सराओं के साथ भी क्यों ना रहे, उसका दिल आपके पास ही होगा। और अगर वह बेवफा है तो आप उसके लिए चाहे कितने भी लॉयल क्यों ना हो, आप उस पर कितने भी बंदिशें क्यों ना लगाते हों, वह आपकी आंखों में धूल झोंककर आपके साथ बेवफाई जरूर करेगा। इसीलिए मेरे ख्याल से आपको अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार होना जरूरी है। आप अपने रिश्ते को 100% दीजिए और इस बात का भरोसा रखिए कि वह भी आपको 100% ही दे। आप अगर बन सकती हैं तो उनके लिए उनका सपोर्ट बने, उनके रास्ते की रुकावट नहीं। अपने प्यार पर, अपनी कोशिशों पर भरोसा रखें, जैसे मुझे मेरे पति पर है, उनके प्यार पर है, क्योंकि मुझे पता है उनके सामने लावण्या मल्होत्रा तो क्या, स्वर्ग से उतरकर मेनका और रंभा भी आ जाए, वह मेरी बराबरी नहीं कर सकती। कहते हुए खुशी की आंखों में एक भरोसा था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जिसे देखकर सभी औरतें एक दूसरे का चेहरा देखती रह गई। और तभी एक दूसरी औरत ने खुशी से सवाल करते हुए पूछा, और अगर हमारा 100% देने के बावजूद हमारा पति हमें धोखा दे, हमारे प्यार की कद्र ना करे, तो हमें क्या करना चाहिए? अब खुशी ने अपने पास्ट को याद करते हुए कहा, पहले यह कन्फर्म कीजिए
क्या उनकी खुशी आपसे अलग रहकर है? क्योंकि रोज़ रोज़ उन पर शक करके आप खुद को भी मेंटल स्ट्रेस और टॉर्चर देंगी। इसीलिए यह कन्फर्म करना ज़रूरी है। और जब आपको यह महसूस हो कि वह इंसान सचमुच आपको धोखा दे रहा है या उसकी खुशी आपके अलावा किसी और के साथ है, तो किसी को रोज़ थोड़ा थोड़ा पाने से बेहतर है उसे मुकम्मल खो दो। क्योंकि मोहब्बत में साथ रहना ज़रूरी नहीं, दिल के पास रहना ज़रूरी है। आप उनके दिल के पास हैं या नहीं, यह आपके बस में नहीं है। वह आपके दिल के पास है, यह पूरी तरह आपके बस में है। तो बस आप जो कर सकती हैं वही कीजिए। वैसे भी प्यार अपने आप में अधूरा शब्द है, जरूरी नहीं कि वह पूरा हो। कभी कभी प्रेम कहानियाँ अधूरी भी होती हैं। खुशी की बातों को सुनकर वहाँ बैठी लगभग सभी औरतें लगभग पूरी तरह सेटिस्फाई थी। सभी अभी अपने ग्रुप में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक ही वहाँ लाइट चली गई और लाइट के जाते ही सब काफ़ी हैरान रह गए। वहाँ थोड़ा परेशानी का माहौल होने लगा। तभी अचानक ही स्टेज पर एक सेंट्रल लाइट जल उठती है। सेंट्रल लाइट के जलते ही सभी का ध्यान सामने स्टेज की तरफ गया और तभी एक सेक्सी सी आवाज़ सभी के कानों में गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग यहाँ आए और हमारी इस पार्टी की शोभा बढ़ा दी। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। हमारी कंपनी की डील सक्सेसफुली जिंदल इंडस्ट्री के साथ हुई और इसी खुशी में मैं आज आप लोगों को कुछ सरप्राइज देना चाहती हूँ। आशा है आप लोगों को यह अच्छा लगेगा। एंड स्पेशली मिस्टर जिंदल, कहते हुए वह अनाउंसमेंट अचानक ही बंद हो गई और इस अनाउंसमेंट को सुनते ही अक्षत, खुशी और आसपास बैठे सभी लोगों के कान खड़े हो गए। सभी का ध्यान अक्षत की तरफ गया, लेकिन अक्षत के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। और तभी अचानक ही स्टेज पर एक म्यूजिक प्ले होने लगा। इसके साथ ही स्टेज पर एक लड़की अंधेरे में खड़े होकर अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गाने लगी और उसके साथ ही अचानक वह लाइट पूरी तरह से रोशन हो गई। सामने का नज़ारा देखकर सभी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस वक्त लावण्या एक बहुत ही खूबसूरत रेड हॉट ड्रेस में थी। खुले बाल जिसे उसने कर्ल कर रखे थे, चेहरे पर काफ़ी अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा मेकअप, हॉट और सेक्सी नी लेंथ ड्रेस जो कि बैकलेस था, आगे से डीप गला और कंधे से बिल्कुल पतली स्ट्रिप से टिका हुआ था। इस ड्रेस में वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हॉट लग रही थी। कानों में लंबे लंबे डायमंड ईयरिंग जो उसके लुक को एक हाई हील सैंडल के साथ कंप्लीट कर रहे थे। और अब लावण्या गाने की अगली लाइन गाते हुए अपने साथ कुछ मेल डांसर के साथ डांस करने लगी। वह अपनी सेक्सी अदाएं भी बिखेरते हुए अक्षत को ही देख रही थी, लेकिन लावण्या को देखते हुए अक्षत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। खुशी और अक्षत अभी भी अलग अलग टेबल पर बैठे हुए थे। लावण्या काफ़ी एनर्जेटिक होते हुए हॉट डांस कर रही थी। सभी मर्दों की नज़र उस पर ही टिकी हुई थी, लेकिन लावण्या की नज़र अक्षत पर थी। खुशी भी इस चीज़ को नोटिस कर रही थी, जो महसूस करते हुए खुशी को कुछ खास अच्छा नहीं लगा। तभी लावण्या डांस करते हुए धीरे से स्टेज से नीचे उतरी और अपनी अदाएं बिखेरते हुए अक्षत के पास गई। वह उसकी कुर्सी के आसपास घूमते हुए बड़े ही सेक्सी अदाओं के साथ डांस कर रही थी। वह अचानक ही डांस करते हुए पीछे की तरफ झुकने लगी, हवा में लहराते हुए लगभग पीछे की तरफ अक्षत के ऊपर गिरने लगी। लेकिन अक्षत उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था, लेकिन लावण्या अक्षत से दूर नहीं हुई। अब लावण्या धीरे से अक्षत के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए अपनी अदाएं दिखाते हुए डांस कर रही थी। वह साथ ही मेल डांसर के साथ डांस कर रही थी ताकि वह अक्षत को दिखा सके, उसे जला सके, लेकिन अक्षत को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लावण्या अब धीरे धीरे अक्षत की तरफ ज़्यादा ही झुकने लगी और यह चीज़ अब खुशी से बर्दाश्त नहीं हुई। खुशी बड़े ही स्टाइल के साथ अपनी जगह से खड़ी हुई और अक्षत के सामने उसकी कुर्सी को पकड़कर धीरे से उसके आगे आई। खुशी ने लावण्या को साइड करते हुए मुस्कुराकर धीरे से अपना हाथ अक्षत की तरफ बढ़ाया। अक्षत ने एक नज़र खुशी के हाथ को देखा और मुस्कुराते हुए उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया और अब दोनों ही एक दूसरे की बाहों में झूमते हुए एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस करने लगे। अब थोड़ी ही देर में गाना खत्म हुआ और तालियों की गड़गड़ाहट एक बार फिर शुरू हो गई। अक्षत ने खुशी को धीरे से अपने सामने किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही मुस्कुराते हुए अक्षत को हक कर लेती है। तभी कुछ बिजनेस एसोसिएट अक्षत के सामने आते हुए कुछ जरूरी बात करना चाहते थे, जो देखकर खुशी ने धीरे से सर हिलाते हुए अक्षत को जाने की इजाज़त दी। अक्षत ने धीरे से खुशी के गाल पर किस करते हुए प्यार से कहा, मैं बस अभी आया जान। और इतना कहकर अक्षत वहां से उन बिजनेस पार्टनर के साथ चला गया। तभी खुशी अपने चेहरे की मुस्कान को गायब करते हुए अपने गुस्से भरी नज़र से लावण्या को देखने लगी। लावण्या भी जलती हुई नज़र से खुशी को देख रही थी। अब लावण्या गुस्से से खुशी के सामने आई
हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब थोड़ी ही देर में गाना खत्म हुआ और तालियों की गड़गड़ाहट एक बार फिर शुरू हो गई। अक्षत ने खुशी को धीरे से अपने सामने किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। खुशी भी मुस्कुराते हुए अक्षत को हक कर लेती है। तभी कुछ बिजनेसमैन एसोसिएट अक्षत के सामने आते हुए कुछ ज़रूरी बात करना चाहते थे, जो देखकर खुशी ने धीरे से सर हिलाते हुए अक्षत को जाने की इजाज़त दी। अक्षत ने धीरे से खुशी के गाल पर किस करते हुए प्यार से कहा, मैं बस अभी आया जान। और इतना कहकर अक्षत वहाँ से उन बिजनेस पार्टनर्स के साथ चला गया। तभी खुशी अपने चेहरे की मुस्कान को गायब करते हुए अपने गुस्से भरी नज़र से लावण्या को देखने लगी। लावण्या भी जलती हुई नज़र से खुशी को देख रही थी। अब लावण्या गुस्से से खुशी के सामने आई और दांत पीसते हुए बोली, आखिर समझती क्या हो तुम अपने आप को? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? और हो क्या तुम? हर बार अपना यह एटीट्यूड दिखाना ज़रूरी है? यह सब करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? और लावण्या की गुस्से भरी बातों को सुनकर खुशी अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए बोली, अरे तुम इतना मुझ पर भड़क क्यों रही हो? आखिर मैंने क्या भी किया है? मैं तो अपने पति के साथ डांस कर रही थी, तुम्हारी तरह किसी गैर मर्द के साथ नहीं। और मैं अपने आप को क्या समझती हूँ मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं क्या हूँ यह बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तुम जिस मर्द पर लाइन मारने की कोशिश कर रही हो, जिसे अपने जाल में फंसाने की, उस पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हो, तुम भूल रही हो कि वह एक शादीशुदा मर्द है और मेरा पति है। देखो लावण्या मल्होत्रा, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे पति से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी यही हरकतों के कारण तुम्हारे बिजनेस पर असर पड़े। तुम नहीं जानती मेरे पति क्या हैं। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, उनसे दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और खुशी की बातों को सुनकर लावण्या अपने चेहरे पर थोड़ी घबराहट लाते हुए खुशी का लगभग माथा उड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, उफ्स, मैं तो डर गई। प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। कहते हुए वह अचानक ही मुस्कुराने लगी और अब वह खुशी की तरफ देखते हुए अपने सीने पर हाथ बांधे बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोली, बहुत घमंड है तुम्हें अपने सिंदूर पर, अक्षत के नाम पर। तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो? तो चलो ठीक है, मैं मानती हूँ मैं तुम्हारे पति के ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं तुम्हारी इन खोखली धमकी से नहीं डरती। बोलो क्या करोगी तुम? और यह सुनकर खुशी ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम जो पैंतरे आजमा रही हो वह मेरे अक्षु पर काम नहीं आएंगे। तुम्हें पता है, तुमसे पहले भी बहुत सी लड़कियां आई और गईं, तब मुझे रिप्लेस करना चाहती थी, पर बाद में वह वहाँ रिप्लेस हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। और रही बात मेरे सिंदूर और मेरे अक्षु की पत्नी होने का, हाँ, तो मुझे इस बात का बहुत घमंड है कि मैं उनकी पत्नी हूँ और वह मेरे पति, और मेरी जगह उनके दिल में कोई नहीं ले सकता। वैसे क्या तुम्हें पता है, तुम अभी जो करने की कोशिश कर रही थी, ऐसी लड़कियों को हमारे समाज में क्या कहा जाता है? सॉरी कहना नहीं चाहती, तुम बहुत समझदार हो, समझ ही गई होगी। कम ऑन लावण्या मल्होत्रा, कम से कम अपने स्टैंडर्ड का ना सही, अपनी इज्जत का तो ख्याल करो। इतने सारे लोगों के बीच ऐसी चीप हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं मानती हूँ मेरे पति बहुत हैंडसम हैं, बहुत अमीर भी हैं, उन पर कोई भी लड़की फिदा हो सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह लड़की अपने आप को थाली में परोस कर उनके सामने रख दे। बेहतर होगा तुम अपने बिजनेस से मतलब रखो, वरना तुम्हारे इन घटिया हरकतों के कारण उसे मिट्टी में मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और बिजनेस तो बिजनेस, तुम्हारा क्या हश्र होगा यह सोचकर ही मुझे बहुत डर लग रहा है। काश तुम जान पाती कि तुम जिस इंसान के ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रही हो वह क्या है। खैर, तुम्हें समझाना मेरा फ़र्ज़ था। अब अगर तुम अपनी बर्बादी खुद चुन रही हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बर्बादी। कहते हुए खुशी मुस्कुराते हुए उसका लगभग मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली गई। और खुशी की बातों को सुनने के बाद लावण्या के तन बदन में आग लग चुकी थी। वह गुस्से से अपना पैर पटकते हुए खुशी को जाता हुआ देखने लगी। और तभी लावण्या की नज़र अक्षत के ऊपर गई। अक्षत अपने बिजनेस एसोसिएट के साथ बात कर रहा था, और तभी अक्षत को अचानक ही कुछ चक्कर जैसा फील होने लगा। उसे अपने सामने कुछ धुंधला सा नजर आने लगा, जिसे देखकर लावण्या के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। और अब उसने गुस्से में दांत पीसते हुए अपने आप से कहा,
बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी शादीशुदा रिश्ते पर। तो तुम देखते जाओ खुशी जिंदल, तुम्हारी ज़िंदगी को मैं दुखी ना बना दिया तो मेरा नाम भी लावण्या मल्होत्रा नहीं। तुम खुद अपने हाथों से अपना घर उजाड़ोगी, यह मेरा वादा है तुमसे। कहते हुए लावण्या ने अपने कदम अक्षत की तरफ बढ़ा दिए। अक्षत, जो कि इस वक्त एक कोने में खड़ा हुआ था, इस वक्त इस पार्टी से लगभग सभी लोग जा चुके थे, बस कुछ लोग ही रह गए थे। और अक्षत इस वक्त जहाँ था वहाँ आसपास कुछ बड़े बड़े फ्लावर पॉट और वास रखे हुए थे, जिसके कारण उस जगह पर थोड़ी सी प्राइवेसी थी। और यह देखकर लावण्या के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। अगले ही पल लावण्या अक्षत के सामने खड़ी थी और अक्षत अपने अपने सर पर हाथ रखते हुए सामने साफ साफ देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अक्षत धीरे धीरे उसके विजन थोड़े थोड़े धुंधले होते जा रहे थे। और अब अक्षत के कदम जैसे ही लड़खड़ाने हुए, तभी लावण्या ने अचानक ही उसके शोल्डर से पकड़ लिया और अक्षत पूरी तरह से लावण्या के ऊपर गिर चुका था, लेकिन वह अभी भी हल्के होश में था। तभी लावण्या परेशानी का नाटक करते हुए अक्षत से बोली, अरे अक्ष, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? जान, आई नीड जान, मुझे चक्कर आ रहे हैं। गार्ड्स गार्ड्स कहाँ हैं? कहते हुए अक्षत किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। और तभी अक्षत के दो बॉडीगार्ड्स ने अक्षत को इस तरह देख लिया था। वह जल्दी से अक्षत के पास आए और उसे संभालने की कोशिश करने लगे। अरे सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? कहते हुए गार्ड अक्षत के लिए परेशान हो रहे थे। और तभी लावण्या किसी तरह उन लोगों को अक्षत से दूर करते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, उन्होंने बस हल्की ड्रिंक कर ली है। अब इस कंडीशन में वह घर तो नहीं जा पाएंगे। तुम लोग एक काम करो, उन्हें होटल के कमरे में ले चलो। और यह सुनकर अक्षत के गार्ड एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर उन्होंने लावण्या की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैडम, अगर सर को कोई प्रॉब्लम है तो हम इन्हें घर ले जाते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए गार्ड अक्षत को संभालने लगे। तभी लावण्या अपनी बात पर जोर देते हुए गार्ड से बोली, अरे तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? देखो, मैं इनकी बिजनेस पार्टनर हूँ, मुझे भी इनकी चिंता है। यह 5 स्टार होटल है, इन्हें एक कमरे में पहुँचा दो, वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी है। और फाइनली लावण्या की बातों को सुनकर दोनों गार्ड एक दूसरे का चेहरा देखते हुए उन्हें यह फैसला सही लगा। अब दोनों गार्ड अक्षत को संभालते हुए वहाँ से ले गए। इधर दूसरी तरफ खुशी वॉशरूम में थी, उसके साथ उसकी फीमेल लेडी बॉडीगार्ड थी। अब लावण्या अक्षत को सहारा देते हुए उसके बॉडीगार्ड के साथ एक होटल के कमरे के ठीक सामने आई। तभी उसने सबसे नज़र बचाकर चुपके से मिस्टर मल्होत्रा को मैसेज कर दिया था। इस मैसेज के मिलते ही मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। मिस्टर मल्होत्रा अचानक ही अक्षत और लावण्या के सामने आए और थोड़ा परेशान होने का नाटक करते हुए बोले, अरे लावण्या बेटा, मिस्टर जिंदल को क्या हुआ है? डैड, शायद इन्होंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, हम इन्हें कमरे में ले जा रहे हैं। कहते हुए लावण्या भी थोड़ा परेशान होने का नाटक कर रही, जो देखकर मिस्टर मल्होत्रा ने लावण्या से कहा, ठीक है बेटा, तुम इन्हें ले जाओ। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। अक्षत के बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए बोले, आपकी मैडम मिसेज जिंदल इन्हें कब से ढूंढ रही हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को उन्हें उनकी कंडीशन के बारे में बता देना चाहिए ताकि वह परेशान ना हो। मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनकर एक गार्ड ने दूसरे गार्ड से कहा, यह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जाओ और मैडम को इन्फॉर्म कर दो। अपने साथी की बात मानकर वह गार्ड वहां से चला गया। और तभी मिस्टर मल्होत्रा ने दूसरे गार्ड की तरफ देखते हुआ, मिस्टर जिंदल के कपड़े खराब हो चुके हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे देता हूँ, मैडम इन्हें पहना देंगी। मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनकर वह गार्ड ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं सर को छोड़कर नहीं जा सकता जब तक मेरा साथी यहाँ नहीं आ जाता। यह सुनकर मिस्टर मल्होत्रा लावण्या के चेहरे की तरफ देखने लगे। तभी उन्होंने एक बार फिर गार्ड को समझाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड अपनी ड्यूटी के लिए वफादार था, वह वहाँ से हिल ही नहीं रहा था। और फाइनली मिस्टर मल्होत्रा ने यह सही मौका देखकर उसे बॉडीगार्ड के चेहरे के पास अचानक ही एक परफ्यूम स्प्रे कर दिया, जिसके कारण वह बॉडीगार्ड अचानक ही धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। यह देखकर लावण्या ने अपने डैड से कहा, डैड, जल्दी से इस बॉडीगार्ड को यहाँ से ले जाइए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं अक्ष को देखती हूँ। लावण्या की बात मानकर मिस्टर मल्होत्रा ने हाँ में सिर हिलाया और तभी उन्होंने एक इशारा किया। पीछे से एक आदमी आकर जल्दी से उस बॉडीगार्ड को घसीटते हुए वहाँ से ले गया। और इधर दूसरी तरफ जो बॉडीगार्ड खुशी को इन्फॉर्मेशन देने जा रहा था, अचानक उसे भी किसी ने पीछे से हमला करके बेहोश कर दिया। अब मिस्टर मल्होत्रा अपने चेहरे पर ईविल स्माइल लाते हुए बोले, हमारा प्लान कभी फेल नहीं होता। अगली सुबह अक्षय जिंदल की लाइफ में एक तूफान आने वाला है। इधर दूसरी तरफ खुशी बाथरूम से बाहर आ चुकी थी और वह पूरे हाल में घूमकर अक्षत को ढूंढ रही थी, पर अक्षत उसे नजर नहीं आया। खुशी ने अपने बाकी बॉडीगार्ड से पूछा, सुनो, सर कहाँ हैं? खुशी के सवाल को सुनकर बॉडीगार्ड एक दूसरे का चेहरा देखने लगे
और फिर खुशी को बताया, मैडम अंदर पार्टी चल रही थी, इसलिए सर ने हम सबको बाहर रहने के लिए कहा था। बस अपने साथ 2 बॉडीगार्ड अंदर ले गए थे। आप 2 मिनट रुकें, मैं उन दोनों बॉडीगार्ड से कांटेक्ट करके पूछता हूँ। इतना कहकर वह बॉडीगार्ड अपने साथियों को कॉल करने लगा जो कि इस वक्त अक्षत की ड्यूटी पर थे, लेकिन उन दोनों का फ़ोन लग नहीं रहा था। एक का नंबर रिंग हो रहा था लेकिन वह रिसीव नहीं कर रहा था। खुशी ने भी अक्षत को बहुत कॉल की पर अक्षत भी अपना कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अब खुशी को कुछ अनजाना सा डर सताने लगा। तभी बॉडीगार्ड ने खुशी को बताया, मैडम दोनों बॉडीगार्ड फ़ोन नहीं उठा रहे। और यह सुनकर खुशी ने परेशान होते हुए कहा, सर का भी फ़ोन नहीं लग रहा। अक्षु ऐसा कभी नहीं करते, वह मेरा फ़ोन कभी इग्नोर नहीं करते। ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, तुम लोग जाओ और जल्दी से जल्दी सर का पता लगाओ। जी मैडम, हम अभी जाते हैं। कहते हुए सभी बॉडीगार्ड्स वहाँ से तेज़ कदमों के साथ होटल के अंदर गए। कुछ बॉडीगार्ड होटल के बाहर भी अक्षत को देखने लगे। होटल के रिसेप्शन पर पूछने पर भी अक्षत के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा ने पहले ही हर चीज़ का इंतजाम कर दिया था। इधर खुशी का दिल बहुत घबरा रहा था। खुशी ने अपने हाथों में अपने मंगलसूत्र को पकड़ते हुए अपने आप से कहा, हे राम जी, मेरे अक्षु ठीक तो हो ना? पता नहीं वह किस हाल में होंगे, पता नहीं वह कॉल क्यों नहीं उठा रहे, वह तो कभी मेरा कॉल इग्नोर नहीं करते। इतना कहते हुए खुशी भी अब तेज कदमों के साथ होटल के अंदर चली गई। वह भी कुछ वेटर से आसपास अक्षत के बारे में पूछ रही थी, पर किसी भी वेटर को कुछ पता नहीं था। खुशी की लेडी बॉडीगार्ड साय की तरह उसके साथ ही चल रही थी, जैसे कि उसकी ड्यूटी थी। इधर अक्षत के कुछ बॉडीगार्ड वापस लौटकर खुशी के पास आते हैं और उसे बताते हैं, मैडम सर का कुछ पता नहीं चल रहा, वह यहाँ नहीं है। हमने आसपास पता किया, उन्हें किसी ने नहीं देखा। और यह सुनकर खुशी काफ़ी परेशान होने लगी। अब उसने सभी गार्ड को कमांड देते हुए कहा, मुझे लगता है सर प्रॉब्लम में है। तुम लोग एक काम करो, होटल के सभी कमरों की अच्छी से तहकीकात करो, जाओ। खुशी के कमांड को सुनते ही एक बॉडीगार्ड ने खुशी से कहा, लेकिन मैडम यह 5 स्टार होटल है और यह कमरा नहीं है और यह हमारा नहीं है, इसकी चेकिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे भी इस होटल में टोटल 980 कमरे हैं, सबकी तलाशी लेने में तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर खुशी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए आज पहली बार पूरे एटीट्यूड के साथ उस पर गुस्सा होते हुए बोली, जस्ट शट अप, जितना कहा है उतना करो। मिसेस खुशी अक्षत जिंदल को किसी प्रॉब्लम से नहीं डरती। यह होटल हमारा हो या किसी और का, क्वीन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, समझ गए? अब जाओ यहाँ से। और आज पहली बार खुशी को इतने गुस्से में और एटीट्यूड में देखकर वह बॉडीगार्ड घबरा गया। खुशी के ऑर्डर को पाते ही वहां पर सभी बॉडीगार्ड तेज कदमों के साथ होटल के अंदर पूरी तरह से बिखर गए। और इधर दूसरी तरफ लावण्या अक्षत को कमरे में लेकर आ चुकी थी। अक्षत पूरी तरह से अपने होश खो चुका था। उसे काफ़ी गर्मी लग रही थी। वह काफ़ी बुरी तरह से अपने कपड़े नीचे कर रहा था और लावण्या को अपनी तरफ खींचने की और उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे एक खास तरह का ड्रग्स दिया गया था जिसके कारण वह अपना होश खो चुका था। अक्षत की इस हालत को देखकर लावण्या को काफ़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि वह अपने प्लान में पूरी तरह कामयाब हो रही थी। वह अक्षत को जिस कमरे में लेकर आई थी, यह कमरा होटल का सबसे सिक्योर और वीआईपी कमरा था। उसने अक्षत को धीरे से बिस्तर पर लेटाया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोली, अक्ष, आज की रात मैं अपना प्यार पा लूँगी। उसके बाद सुबह की पहली किरण के साथ तुम्हारी वाइफ का टूटेगा भरोसा और तुम दोनों में आएंगी दूरियां। अगली सुबह करीब 10 बजे एक होटल की खूबसूरत और आलीशान कमरे में सजावट के लिए रखे गए सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। इस कमरे में एक बड़ा सा किंग साइज बेड था। बिस्तर के नीचे एक औरत और मर्द के कपड़े इधर उधर बेतरतीब ढंग से गिरे हुए थे और बिस्तर के ऊपर एक औरत और मर्द एक दूसरे की बाहों में चैन से सोए हुए थे। उनके बदन पर सिर्फ एक ब्लैंकेट था और उन दोनों के चेहरे पर काफ़ी थकान नजर आ रही थी। उनकी कंडीशन देखकर साफ पता चल रहा था कि दोनों रात भर किस कंडीशन में थे। लड़की की पीठ लड़के के चेस्ट से लगी हुई थी, उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। और तभी अक्षत की आंखें धीरे से खुली, लेकिन उसे अभी भी कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। उसका सर उसे भारी लग रहा था। अक्षत ने किसी तरह अपने सर को संभालते हुए अपने विजन को क्लियर करने की कोशिश की और तभी उसकी नज़र अपनी हालत पर गई। उसने अपनी नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा। वह उसका बेडरूम नहीं था। यह कमरा उसके लिए अनजान था। अक्षत यहाँ कैसे आया उसे याद भी नहीं। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, उसे कुछ याद नहीं आया और अब उसे कुछ अनजाना सा डर घेरने लगा।
लेकिन तभी उसने अपनी नज़र उठाकर सामने अपनी बाहों में सो रही लड़की को देखा और उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अगले ही पल खुशी की कमर में हाथ डाल उसे अपने सीने से लगा लिया और वह उसके होठों पर किस करते हुए मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग जान। और अक्षत के अचानक अपने करीब खींचने से खुशी की आंखें धीरे से खुली। अक्षत ने जब उसके होठों पर किस किया, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब वह अक्षत के गले में अपनी बाहें लपेटे हुए धीरे से मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग अक्षु। खुशी की इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर अक्षत की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई। उसने उन शब्दों को अपने कानों के जरिए अपने सीने में उतारा। यह आवाज़ उसे एक मधुर संगीत की तरह लग रहे थे, उसके दिल में एक सुकून पहुंचा रहे थे। और तभी अक्षत का ध्यान दोनों की कंडीशन पर एक बार फिर गया। खुशी और अपने आप को बिना कपड़ों के महसूस कर उसे कल रात के खूबसूरत मोमेंट का अंदाज़ा हो गया था, जिसका अंदाज़ा होते ही वह अगले ही पल एक बार फिर खुशी के ऊपर आ गया। लेकिन अगले ही पल अचानक ही अक्षत के मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। जान कहते हुए अक्षत का हाथ अपने कंधे और पीठ की तरफ जाने लगा और तभी अक्षत के मुंह से दर्द भरी यह सुनकर खुशी अचानक ही परेशान होते हुए बोली, अरे अक्षु, क्या हुआ आपको? आप करहाए क्यों? और यह सुनकर अक्षत खुशी से थोड़ा दूर होते हुए बिस्तर पर बैठते हुए खुशी से बोला, पता नहीं जान, पहले मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। मैं कल इस कमरे में कब आया मुझे कुछ याद ही नहीं, और अब मेरे बदन में भी बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे बहुत पीटा है। क्या कल रात हम लोग इतने वाइल्ड हो गए थे कि मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। कहते हुए अक्षत अपने आप में ही परेशान था और तभी खुशी थोड़ा घबराते हुए अपनी आंखें इधर उधर करते हुए अपने नाखून चबाकर आंखें गोल गोल घुमाने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में कुछ घबराहट नजर आ रही थी और तभी अक्षत अचानक ही उसके चेहरे के रिएक्शन देखते हुए उसे अपनी शक भरी निगाहों से देखते हुए बोला, क्या हुआ जान, तुम्हारे चेहरे के रिएक्शन ऐसे क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सचमुच मुझे बहुत पीटा है और इसलिए मेरी कुछ घंटों की याददाश्त भी चली गई है? सच सच बताओ जान, क्या किया है तुमने? और अब अक्षत की बातों को सुनकर खुशी के चेहरे के रिएक्शन ऐसे थे जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन उसके बावजूद वह अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को थोड़ा नॉर्मल करते हुए अचानक ही ब्लैंकेट को अपने सीने के पास संभालते हुए उठकर बैठी और अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं अक्षु? मैं भला आपको क्यों मारूंगी? मेरी इतनी मजाल, मुझे मरना थोड़ी ना है राक्षस के हाथों। वो दरअसल आपने कल कुछ ज़्यादा ही पी ली थी और फिर आप कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो गए थे और नशे के कारण आपको शायद कुछ याद नहीं आ रहा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी मालिश कर दूंगी, आपके बदन का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और खुशी के चेहरे के एक्सप्रेशंस के साथ उसकी लड़खड़ाती हुई जुबान को देखकर अक्षत उसे अपनी शक भरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम सच कह रही हो जान? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? और यह सुनकर खुशी को अचानक ही हिचकी आने लगती है, लेकिन वह अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए चेहरे पर मासूमियत लाते हुए अक्षत से बोली, आप मुझ पर यकीन नहीं कर रहे? क्यों क्यों अक्षु? देखो मेरी मासूम शक्ल को। क्या आपको लगता है कि मैं इतनी निर्दयी हो सकती हूँ कि अपने अक्षु को ही अपने हाथों से मारूं? कहते हुए खुशी ने बड़ी ही मासूमियती से अपनी आंखें तितली की तरह फड़फड़ाना शुरू कर दिया और अपने दोनों हाथों से अपने गालों को थाम लिया। और ऐसा करते हुए वह दुनिया की सबसे मासूम लड़की लग रही थी, जिसे देखकर अक्षत का दीवाना दिल एक बार फिर धड़कने लगा और अब वह मुस्कुराते हुए अचानक ही खुशी के ऊपर आ गया। ऐसा होते ही खुशी एक बार फिर बिस्तर पर घबराते हुए लेट गई और अक्षत दीवानों की तरह उसके होठों और गले पर किस करते हुए बोला, मेरी जान, तुम्हें मालूम है अगर तुम अपनी यह मासूम चेहरा बनाकर अगर 7 खून भी कर दो फिर भी मुझे तुम बेगुनाह ही लगोगी। और मारना क्या चीज़ है? अगर तुम चाहो तो मेरी जान भी ले लो, सब तुम्हारा ही तो है। ऐसा कहते हुए अक्षत खुशी के होठों को अपने होठों में भर लेता है और उसे किस करने लगता है। खुशी अक्षत के प्यार और उसकी बातों को सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह भी अक्षत के गले में अपनी बाहें लपेटे हुए उसकी किस में उसका साथ देने लगी और तभी खुशी को महसूस हुआ कि अक्षत के हाथ उसकी बॉडी को सहला रहे हैं। अक्षत की आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। वह खुशी को पूरी तरह से पुल कर रहा था और मदहोश हो रहा था। उसके चेहरे के रिएक्शन देखकर ही खुशी समझ चुकी थी कि अक्षत एक बार फिर उसे अपने प्यार के हाउस में लेना चाहता है। लेकिन खुशी कल रात के कारण काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए उसने किसी तरह अक्षत के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया।
खुशी की बेचैनी को समझकर अक्षत ने धीरे से उसके होठों को छोड़ा तो खुशी अपनी आंखों में थोड़ी मासूमियत लिए अपने होठों को हल्का सा पाउट बनाते हुए प्यार से बोली, अक्षु प्लीज़, अभी नहीं। आपने कल रात भी बहुत तंग किया है। मेरा बदन दुख रहा है। बिस्तर पर आने के बाद आप मुझसे कंट्रोल नहीं होते। और खुशी की मासूम शक्ल को देखकर अक्षत धीरे से मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिलाते हुए बोला, सॉरी जान, मुझे कल का तो याद नहीं है, पर अब मैं खुद को रोक नहीं सकता। बस थोड़ी देर, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा। कहते हुए अक्षत बिना खुशी की कोई बात सुने अगले ही पल उसे प्यार करना शुरू कर देता है। कल रात फ्लैशबैक। खुशी ने ऑर्डर देते हुए अपने सभी बॉडीगार्ड को पूरे होटल के कमरे की तलाशी करने के लिए कह दिया था। इसके साथ ही उसके कुछ बॉडीगार्ड होटल के आसपास और बाहर भी अक्षत को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। खुशी का दिल काफ़ी घबरा रहा था। वह अपने मंगलसूत्र को अपने हाथों से पकड़कर सिर्फ राम जी को याद कर रही थी, ताकि अक्षत जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो और उस पर कोई संकट ना आए। खुशी भी अक्षत को ढूंढने के लिए यूं ही होटल के एक फ्लोर पर सभी कमरों में बेचैनी से आसपास अपनी नज़र घुमा रही थी। और तभी होटल के कॉरिडोर एरिया में खुशी को दीवार पर एक बहुत ही बड़ी महादेव वॉल पेंटिंग सेट ऑफ 5 पीसेस, जो कि वहाँ डेकोरेशन के लिए लगाई गई थी, खुशी को नजर आई। और अब खुशी महादेव के उस पेंटिंग के सामने खड़े होकर अपनी उम्मीद भरी नज़र से उन्हें देखते हुए अपने हाथ जोड़ने लगी। और तभी अचानक ही एक छोटा सा लगभग 6 साल का बच्चा कॉरिडोर में दौड़ रहा था। शायद वह वहाँ किसी होटल गेस्ट का बच्चा था, जो कि कॉरिडोर में दौड़ दौड़ कर खेल रहा था। और तभी अचानक ही वह खुशी से टकराया। वह बच्चा अचानक यह एक कमरे के दरवाजे से टकराया। वह गिरने ही वाला था। खुशी ने जल्दी से उस बच्चे को संभाला और थोड़ा परेशान होते हुए घुटनों के बल बैठकर उस बच्चे के घुटनों और हाथों पैरों को देखते हुए बोली, अरे बेटा संभाल कर, तुम ठीक तो हो? और खुशी की बात सुनकर वह बच्चा कोई जवाब देता उससे पहले ही उसकी माँ अपने बच्चे को ढूंढते हुए जल्दी से वहाँ आई और खुशी से माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी, मेरे बच्चे की गलती है, यह हमेशा ऐसे ही शरारत करता है। खुशी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। अब माँ अपने बच्चे को ले गई। अब खुशी धीरे से उस जगह से उठने लगी, तभी अचानक ही उसकी नज़र उस कमरे के दरवाजे के पास गिरे हुए एक रुमाल पर गई और उस रुमाल को देखते ही खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। खुशी ने वह रुमाल अपने हाथों में उठाते हुए हैरानी से उसे देखते हुए कहा, यह तो मेरा रुमाल है, जो हमेशा अक्सर अपने पास रखते हैं, ताकि मेरी खुशबू हर पल वह अपने करीब महसूस करें। इसे तो वह कभी भी खुद से दूर नहीं करते, और इसका यहाँ रहना, इसका मतलब अक्सू यहीं आसपास है। कहते हुए खुशी ने अपनी नज़र सीधी करते हुए ऊपर उठाकर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। और अब खुशी ने जल्दी से अपने साथ खड़ी लेडी बॉडीगार्ड से कहा, मुझे इस कमरे का दरवाज़ा खोलना है, जल्दी इस कमरे की चाबी का अरेंजमेंट करो। यस मैम। कहते हुए लेडी बॉडीगार्ड जल्दी से दौड़कर होटल के मैनेजर को पकड़ कर लेकर आई। अब खुशी ने जल्दी से मैनेजर को कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, लेकिन मैनेजर कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज बात खुशी के प्यार पर आई थी। खुशी ने गुस्से से लेडी बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया और बॉडीगार्ड ने खींचकर एक झापड़ उसे मैनेजर को लगाया। उसके बाद वह अपनी गन निकालकर मैनेजर के कनपट्टी के पास लगा देती है। अब खुशी गुस्से से मैनेजर की तरफ देखते हुए कमांड देते हुए बोली, चुपचाप दरवाज़ा खोलो, वरना तुम्हारी लाश कहाँ गायब हो जाएगी, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं जान पाएंगे। और खुशी की धमकी को सुनकर मैनेजर ने डरते हुए, ना चाहते हुए भी कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। और अब खुशी जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि कमरे में लावण्य अक्षत के ऊपर थी और अक्षत, जो कि इस वक्त शर्टलेस था, लावण्य जैसे ही अक्षत को किस करने जा रही थी, तभी अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर लावण्य का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। वह गुस्से से जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, सामने खुशी को देखकर उसकी आंखें फैल गई। वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई। अब खुशी जल्दी से अक्षत के पास आकर एक नज़र लावण्य और अक्षत को देखते हुए गुस्से से लावण्य से बोली, यह तुम क्या कर रही हो मेरे अक्षु के साथ? और इन्हें क्या हुआ है? अक्षु क्या हुआ आपको? कहते हुए खुशी जल्दी से अक्षत के बगल में बैठकर उसे देखने लगी। तभी अक्षत खुशी को झटका से अपने करीब खींचते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, जान, आई नीड यू, मुझे गर्मी लग रही है, जान मेरी जान को बुलाओ। कहते हुए अक्षत काफ़ी बेचैन लग रहा था और उसकी कंडीशन को समझते हुए खुशी ने अपने गुस्से भरी नज़र को उठाकर लावण्य की तरफ देखा। व्हाट द हेल इज़ दिस? तुम क्या कर रही हो मेरे अक्षु के साथ? और उनकी यह हालत कैसे हुई?
और खुशी के सामने अपना भांडा फूटते हुए देखकर लावण्या कुछ सोचते हुए बात को घुमाने की कोशिश करते हुए बोली, वह मैं कुछ नहीं कर रही थी, वह तो इन्होंने शायद कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। उनके कपड़े ख़राब हो गए थे तो उन्होंने खुद ही खोल दिए, मैं तो इन्हें रोक रही थी। तुम नज़र नहीं आई तो मैं इन्हें खुद ही कमरे में लेकर आई। लावण्या के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर खुशी को समझ में आ रहा था कि शायद वह झूठ बोल रही है, क्योंकि अक्षत की हालत सचमुच काफ़ी ख़राब लग रही थी। लेकिन फ़िलहाल खुशी बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह फ़िलहाल अक्षत को देखना चाहती थी। इसलिए वह गुस्से से लावण्या की तरफ देखते हुए बोली, कर ली ना तुमने उनकी मदद, थैंक यू सो मच। अब तुम जाओ यहाँ से, बाकी मैं अपने पति को खुद देख लूँगी। कहते हुए खुशी जल्दी से अक्षत के पास बैठ गई, पर लावण्या गुस्से से अभी भी अक्षत और खुशी को देख रही थी। वह जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तभी खुशी गुस्से से एक बार फिर लावण्या की तरफ देखते हुए बोली, सुना नहीं तुमने, मेरे पति को मेरी ज़रूरत है और तुम अभी भी यहीं खड़ी हो। क्या उनकी बैड परफॉर्मेंस देखना चाहती हो? तो बैठ जाओ सोफे पर, जी भर कर देख लेना। और खुशी की इस बात को सुनकर लावण्या गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए दांत पीसते हुए बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन तुम अभी भी बेशर्मों की तरह यहीं खड़ी हो। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम मेरी और मेरे हस्बैंड का लाइफ रोमांस देखना चाहती हो। और अगर ऐसा नहीं है तो जाओ यहाँ से। खुशी जानती थी लावण्या यहाँ से नहीं जाएगी, और अब खुशी इतने गुस्से में थे कि वह लावण्या से बहस नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे यह जताने के लिए कि अक्षत पर सिर्फ उसका हक है। खुशी ने अक्षत के सर को पीछे से होल्ड किया और लावण्या को अपनी तिरछी नज़र से देखते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। और यह नज़ारा देखकर लावण्या की आंखें फैल गई। उसका तो जल भूनकर चेहरा काला होने लगा था, लेकिन खुशी अक्षत को और भी ज़्यादा डीप किस करते तिरछी नज़र से लावण्या को देख रही थी। और अक्षत अपने सख्त होठों पर खुशी के मुलायम पकौड़े से जैसे होठों को महसूस कर उसे लगभग खाने के लिए उतारू हो गया था। वह तो पहले ही काफ़ी बेचैन था। उसने जल्दी से अपने हाथों से खुशी की साड़ी को रिमूव करना शुरू कर दिया, और अब यह नज़ारा लावण्या देखना नहीं चाहती थी। उसके सीने पर सांप लौट रहे थे। वह गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। लेडी बॉडीगार्ड अभी भी कमरे के बाहर ही खड़ी थी। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और अब अक्षत खुशी पर पूरी तरह हावी हो गया था। लेकिन खुशी की अक्षत पर भी गुस्सा आ रहा था, और उसने एक झटके में ही अक्षत को खुद से दूर किया। अक्षत, जो कि खुशी को पाने के लिए पूरी तरह बेचैन हो गया था, उसने खुशी की साड़ी को रिमूव कर दिया था। खुशी बस अपने ब्लाउज और अंडर स्कर्ट में थी। वह खुशी को अपने करीब खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन खुशी गुस्से से अक्षत को देखते हुए बेड से नीचे उतरी और दांत पीसते हुए बोली, अक्षु के बच्चे, बहुत गर्मी आई है ना आपको, ठरकी कहीं के। आपकी हिम्मत कैसे हुई उस चुड़ैल, उस सुंदरी सी शक्ल की 2 किलो मेकअप पोती डायन के करीब जाने की? आप ऐसे नहीं सुधरेंगे ना। कभी वह कृति, कभी यह चुड़ैल। मेरे प्यार से आपका पेट नहीं भरता ना? तो रुकिए, आज मैं आपका पेट बहुत अच्छे से भर दूंगी। आज तो मैं आपका अच्छा सबक सिखाऊंगी। कहते हुए खुशी कमरे में इधर उधर देखने लगी, और तभी उसकी नज़र कमरे में एक कोने पर पड़े हुए एक डंडे पर गई। और अब खुशी इतने गुस्से में थी कि वह अक्षत को डंडे से मारने लगी। अक्षत, जो कि अपनी ही बेचैनी में था, वह खुशी को रोकने की कोशिश कर रहा था, अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुशी तो जैसे समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। जान, प्लीज़ क्या कर रही हो? प्लीज़, आई नीड यू। प्लीज़, मुझे गर्मी लग रही है। आह, क्या कर रही हो? प्लीज़ समझो। जान, प्लीज़ मुझे मत मारो। जान समझो, प्लीज़, आई नीड यू। मुझे गर्मी लग रही है। जान, प्लीज़ कम विद मी। अक्षत खुशी के लिए तड़प रहा था, बेचैन हो रहा था, लेकिन खुशी तो इस वक्त इतने गुस्से में थी कि वह अक्षत पर अपना गुस्सा उतारना चाहती थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, यह सोचकर कि लावण्या अक्षत के बहुत करीब थी। उसके दिल पर सांप लौट रहे थे। उसने यूं ही गुस्से में आते हुए अक्षत को डंडे से बड़ी जोर जोर से मारते हुए कहा, हाँ, मैं ही समझूँ ना, हर बार मैं ही समझूँ, आप कभी मत समझना। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और को छूने की? मैं आज आपकी सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। आज तो मैं आपको अच्छा मजा चखाऊंगी। आपकी सारी ठरक मिटा दूंगी। ठरकी अक्षु, जंगली सांड, जब देखो तब एक्टिव रहते हो। इतना स्टेमिना अगर आप लाते कहाँ से हो? आज तो मैं आपका सारा स्टेमिना निकाल दूंगी। वह हाल करूंगी कि आप मेरे अलावा किसी और को नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे, और जब भी देखेंगे आपको यह कंडीशन हमेशा याद रहेगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई खुशी अक्षत जिंदल को धोखा देने की? अब देखो आपकी मिसेस जिंदल क्या करती हैं। बहुत जान करते हैं ना, झूठे ठरकी कहीं के। अगर आज मैं वक्त पर नहीं आती तो आप तो मेरे सीने पर मेरी सौतन लाकर बिठा देते। मुझे शादी होना तो मंजूर है,
लेकिन ठरकी पति नहीं। आपको तो बस हर वक्त एक ही चीज़ की आग लगी रहती है। आज मैं आपके सारे आग बुझा दूंगी। ठरकी कहीं के बदमाश, कहते हुए खुशी अक्षत को डंडे से मार रही थी और अक्षत उसकी पिटाई से बचने की कोशिश कर रहा था। वह काफ़ी बेचैनी में था। खुशी अक्षत को मारने के लिए जैसे ही इस बार डंडा उठाती है, अक्षत झटके से डंडा छीनकर साइड में फेंक देता है और खुशी को खींचकर अपने साथ बिस्तर पर ले आता है। वह खुशी को कंट्रोल करने के लिए जैसे ही उसे किस करने वाला था, तभी खुशी अचानक ही उसके ऊपर बैठ गई और अब वह अक्षत के ऊपर बैठते हुए उसके सीने पर पंच मारने लगी। वह अक्षत के दोनों हाथों को पकड़कर उसके ब्रॉड चेस्ट पर जोर जोर से रोते हुए बाइट करने लगी। वह किसी तरह अपना गुस्सा अक्षत को दिखाने की कोशिश कर रही थी। वह यह बात बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि अक्षत की बाहों में उसके अलावा भी कोई था, वह भी उसके ही बिस्तर पर। अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो न जाने आज तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती। आपने मुझे धोखा देने की कोशिश की, मैं आपकी जान ले लूँगी मैं आपकी, और खुद को भी मार दूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी और को छूने की? खुशी अक्षत के सीने पर बने हुए अपने नाम के टैटू को अपने दांतों से जोर जोर से काटते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए बोल रही थी, यह मेरी जगह है, यह मेरी जगह है, यहाँ सिर्फ मैं रहूँगी, मेरे अलावा और कोई नहीं। इस पर मेरा हक है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हक किसी और को देने की? मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी जगह किसी और को नहीं दूंगी, यह मेरी जगह है। खुशी गुस्से से अक्षत के पूरे सीने को अपने नाखूनों से खरोचने की कोशिश करते हुए उस पर अपनी छाप छोड़ रही थी और अक्षत के साथ साथ खुद को ही यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यह शख्स जो इस वक्त उसके करीब है, जो कि उसका पति है, उस पर सिर्फ उसका हक है। खुशी का दिल दर्द से फट रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपना गुस्सा अक्षत को जताने की कोशिश कर रही थी, उस पर अपना हक जता रही थी। हालांकि खुशी की इस हरकत से अक्षत को आज थोड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन खुशी का ऐसा करना अक्षत को रिलीफ भी फील करा रहा था। उसे अपने सीने में एक ठंडा, एक सुकून महसूस हो रही थी। खुशी गुस्से से पागल हो गई थी और उसे इस तरह बेचैन देखकर कुछ देर बाद अक्षत ने रोती हुई खुशी को नशे में ही संभालने की कोशिश की। उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके होठों पर बेचैनी से किस करते हुए कहा, जान आई लव यू, प्लीज़ समझो ना, आई नीड यू, आई लव यू जान, मुझे तुम चाहिए जान, अभी चाहिए, प्लीज़ आओ ना मेरे करीब। और अक्षत को इतनी बेचैनी में सिर्फ अपना ही नाम लेते हुए देखकर अब खुशी का दिल पिघलने लगा। उसका गुस्सा पूरी तरह उतर गया था। वह जानती थी उसका अक्षत होश में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वह सिर्फ उसका ही नाम ले रहा है। और अब खुशी ने पूरी तरह अपने आप को अक्षत की बाहों में सौंप दिया। और अब प्रेजेंट टाइम। खुशी ने रोते हुए दिल ही दिल में अपने आप से कहा, थैंक यू महादेव, आपने एक छोटे से बच्चे के रूप में आकर ही मुझे मेरी दुनिया लौटा दी। अपने अक्षु को किसी और की बाहों में देखकर तो मैं जीते जी ही मर जाती। आपने सिर्फ मेरा सुहाग नहीं बचाया है, बल्कि मेरी सांसें भी बचाई हैं, और सबसे बड़ी बात, मेरे अक्षु की मोहब्बत को बचाया है। क्योंकि अगर आज उन्होंने कुछ गलत कर दिया होता तो मैं जानती हूँ एक बहुत ही बड़ी तबाही आती, जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता। इन बातों को सोचते हुए खुशी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अक्षत का प्यार उसके नीचे महसूस करते हुए खुशी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अक्षत उसे लगातार किस कर रहा था और उसके प्यार में पूरी तरह से डूब चुका था। तभी उसकी नज़र खुशी की आंखों में आंसू पर गई और वह अचानक ही रुक गया। अब वह थोड़ा परेशान होते हुए और घबराते हुए खुशी से बोला, जान जान, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या मैंने तुम्हें तकलीफ़ दिया है? आर यू इन पेन? सॉरी जान, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम रो मत, मैं अभी रुक जाता हूँ। कहते हुए अक्षत जैसे ही खुशी से दूर होने को हुआ, तभी खुशी अक्षत के गले में अपनी बाहें लपेट कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोली, नहीं, मुझे आपका प्यार चाहिए। मुझे आपके प्यार से कभी तकलीफ़ नहीं होती। यह तो मेरी ज़िंदगी है। कम ऑन अक्षु, लव मी। कहते हुए खुशी ने अक्षत के होठों पर किस करना शुरू किया और उसे बिल्कुल अपने ऊपर सीने पर लिटा लिया। खुशी अक्षत का पूरा साथ दे रही थी, वह उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दे रही थी। खुशी अक्षत के प्यार को महसूस करते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोली, लावण्या मल्होत्रा, मैं नहीं जानती तुम क्या चाहती हो और हमारी ज़िंदगी में आने का तुम्हारा क्या मकसद है, लेकिन तुम्हारा मकसद अगर मेरे अक्षु है तो मैं इसे कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। खुशी अक्षत जिंदल सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने प्यार का बंटवारा नहीं। अब तक तुम्हारी मुलाकात एक सिंपल सी लड़की से हुई है, अब तुम्हारी मुलाकात एक पत्नी से होगी। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। तुम्हारे बिजनेस का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे बुरे इरादों को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरे अक्षु सिर्फ मेरे हैं और तुमने मेरे पति पर नज़र डालकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। खुशी अगर अपने अक्षु के लिए अपनी खुशियाँ छोड़ सकती है
तो उनके प्यार के लिए इस दुनिया से लड़ भी सकती है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अक्षत ने कमरे में ही खाना मंगवाया। खुशी काफ़ी थकी हुई थी, उसे खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन अक्षत के सामने उसकी कहाँ ही चलने वाली है। अक्षत अपनी खुशी को अपनी गोद में बैठाते हुए बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाता है और खुशी भी नींद में सोई हुई 3 साल की बच्ची की तरह धीरे धीरे खाना खा लेती है। अक्षत को उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका दिल खुशी को अपने सीने से लगाए हुए रखने का कर रहा था। वह उसके चेहरे को बड़े प्यार से अपने हाथों में थामते हुए उसके पूरे चेहरे पर किस कर रहा था और यह महसूस करते हुए खुशी नींद में ही मुंह फुलाते हुए अक्षत से बोली, अक्षु कितना तंग करेंगे, प्लीज ना, मुझे नींद आ रही है मेरे प्यारे ठरकी अक्षु। अब खुशी के मुंह से अपने लिए एक बार फिर ठरकी सुनकर अक्षत के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। न जाने क्यों, लेकिन खुशी के मुंह से यह शब्द उसे बहुत ही प्यारा लगता था। अब उसने खुशी के होठों पर लास्ट लाइट किस करते हुए कहा, ओके जान, तुम सो जाओ, अब हम घर चल रहे हैं। कहते हुए अक्षत ने खुशी के मुंह को टिश्यू पेपर से क्लीन किया और अब वह उसे अपनी गोद में उठाते हुए अपने कदम उस होटल रूम से बाहर निकालता है। क्योंकि खुशी काफ़ी थक चुकी थी, वह अक्षत की बाहों से आज़ाद होते ही गहरी नींद में सो चुकी थी। लेकिन नींद में होने के बावजूद वह अक्षत के प्यार और केयर को महसूस कर रही थी, जो महसूस करते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अक्षत बड़े ही प्यार से उसे अपनी गोद में लेकर कार में बैठा और अब वह लोग विला की तरफ निकल गए। अक्षत ने खुशी को एक पल के लिए खुद से दूर नहीं किया, बल्कि वह उसे अपनी गोद में बिठाए हुए अपने सीने से लगाए हुए था। और तभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक ही काफ़ी डार्क होने लगे। उसके चेहरे की मुस्कान बिल्कुल गायब हो गई और अब उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता था। अक्षत के माथे की नसें उभर आई थी। इस वक्त उसकी आंखों में कुछ था जिसे समझना शायद बहुत मुश्किल था। वह खुशी की पीठ को बड़े ही प्यार से सहला रहा था। थोड़ी ही देर में वह लोग विला पहुंच चुके थे। अब अक्षत कमरे में आकर खुशी को अपनी गोद में उठाए हुए बिस्तर पर लाकर लेटा देता है। फिर वह उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए धीरे से उसके माथे पर किस करते हुए उससे थोड़ा दूर होकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर एक बार फिर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने धीरे से कहा, मेरी जिंदगी की खुशी, मेरी क्यूट वाइफ। इन शब्दों को कहते हुए अक्षत की आंखों में खुशी के लिए बहुत ही प्यार था। उसने धीरे से टेबल पर रखा हुआ एक पेपर नोट लिया और उस पर कुछ लिखकर उसे साइड टेबल पर रख दिया। अब वह एक नज़र खुशी को देखकर प्यार से उसके माथे को सहलाकर वहाँ से चला गया और अब वह अपने ऑफिस के लिए निकल गया। और इधर दूसरी तरफ एक बड़े से काले अंधेरे कमरे में एक बड़े से किंग साइज सिंगल सोफे पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए, अपने एक हाथ में वाइन का ग्लास लिए, सर को हेड रेस्ट के सहारे दिखाए सामने दीवार की तरफ देख रही थी। इस वक्त उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर आंसू सूखे हुए थे, कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे और कमरे का माहौल पूरी तरह से बिखरा हुआ था। और सामने दीवार पर वह लड़की सिर्फ अक्षत की पेंटिंग को देख रही थी। यह लड़की कोई और नहीं, लावण्या थी, जो अपने खून से बने अक्षत की पेंटिंग को बड़े ही गौर से निहार रही थी। और तभी कमरे का दरवाजा खुला। प्रिंसेस, आखिर कब तक अपनी यह हालत बनाकर रहोगी? देखो, दोपहर हो चुकी है, तुमने कल से ना ही कुछ खाया है, ना ही किसी से बात की है। प्लीज़ प्रिंसेस, मेरे साथ चलो और कुछ खा लो। इस तरह खुद को टॉर्चर करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। और यह सुनते ही लावण्या यूं ही अक्षत की फोटो को देखते हुए अपने हाथ में लिया हुआ वाइन का ग्लास दांत पीसते हुए अचानक ही फर्श पर पटक देती है और चिल्लाते हुए अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, कैसे कैसे आखिर कैसे डैड मैं खाना खा लूँ? उस लड़की ने मेरी भूख प्यास मेरा चैन सुकून मुझसे सब कुछ छीन लिया है। इतनी बड़ी प्लानिंग की थी मैंने अपने एक्स को पाने के लिए। मैंने सोचा था उसके साथ एक रात बिताकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करूंगी। मीडिया रिपोर्टर्स में हम दोनों की अफवाहें फैल जाएंगी, उसकी शादी टूट जाएगी और मैं बेचारी बनकर उसकी लाइफ में शामिल हो जाऊंगी। आखिर प्यार तो उसने भी किया था मुझसे, कब तक मुझे इग्नोर करते रहता? लेकिन उस लड़की ने मेरी पूरी प्लानिंग बर्बाद कर दी। आखिर पता नहीं कैसे कैसे उसे पता चला कि हम लोग उस कमरे में हैं। आपको मैंने एक काम दिया था डैड, आपको हमारी प्रोटेक्शन का, और आपसे वह भी नहीं हुआ। आप किसी काम के नहीं हैं डैड।
सब आपकी गलती है। वह लड़की बार बार मेरे प्लान को फेल कर रही है। मैं अपने मकसद के इतने करीब होकर फेल हो गई और वह मुझसे जीत गई। ऐसा आज तक नहीं हुआ डैड। मैं कभी किसी से नहीं हारी, लेकिन आज मैं एक सिंपल सी बेवकूफ़ लड़की से हार चुकी हूँ। जी तो चाहता है उसका गला दबा दूँ। लावण्या अपने सामने रखे हुए खंजर को उठाकर उसे अपनी खून भरी नज़रों से देखते हुए बोली। जी तो चाहता है इस खंजर को पूरा का पूरा उसके कलेजे में उतार दूँ, और मुझे ऐसा करने में बिल्कुल वक्त भी नहीं लगता। अगर मेरा अक्स खुद उसकी प्रोटेक्शन ना कर रहा होता। आपको मालूम है डैड, उस लड़की की आंखों में वह गुरूर था जो गुरूर मेरी नज़रों में होना चाहिए था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे अक्स को मेरे सामने ही किस किया। उसके साथ एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। वह बड़े ही रौब के साथ कह रही थी कि अक्सर पर उसका हक है, और मैं उसके सामने कुछ नहीं कर पाई। मुझे अपना गुस्सा अपने अंदर ही दबाना पड़ा, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मांग में मेरे अक्स के नाम का सिंदूर है। बहुत घमंड है उसे अपनी मांग में सजी हुई सिंदूर पर, गले में पहने हुए मंगलसूत्र पर। यह रोब, यह गुरूर मेरी आंखों में रहना चाहिए था, लेकिन मेरा यह गुरूर मेरे पास नहीं है, और उसकी वजह आप हैं डैड। सालों पहले मेरा यह सपना पूरा हो जाता। आज एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून की वाइफ मैं होती। मेरे अक्सर के दिल पर, उसके जिस्म पर, उसकी प्रॉपर्टी पर मेरा हक होता। लेकिन आज यह सब कुछ मेरे हाथों से निकल चुका है, और उसकी वजह आप हैं डैड, सिर्फ आप। कहते हुए लावण्या ने गुस्से से वह खंजर फेंक कर अपने डैड पर वार किया, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा बिल्कुल सही समय पर साइड हट गए और उन्हें वह खंजर नहीं लगा। अब मिस्टर मल्होत्रा गुस्से से लावण्या पर चिल्लाते हुए बोला, लावण्या तुम पागल हो गई हो क्या? होश में आओ, मैं तुम्हारा डैड हूँ। तुम अपने पागलपन में इतनी अंधी नहीं हो सकती कि मुझे ही नुकसान पहुँचाओ। यह बेवकूफ़ी छोड़ दो, और तुम सालों पहले जो कुछ भी हुआ उसका ब्लेम मुझे लगा रही हो, लेकिन सालों पहले क्या हुआ था तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। उस वक्त मुझे वह फैसला लेना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हारी खुशी और कंफर्ट का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम उस वक्त टीनेजर थी, और उस वक्त तुम लोगों की उम्र में इस तरह के रिलेशनशिप होना कॉमन सी बात थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो जाओ। उस टाइम उस अक्षत जिंदल के पास कुछ नहीं था सिवाय हैंडसम लुक और पर्सनैलिटी के, जिसे देखकर तुम अट्रैक्ट हुई थी, और ऊपर से उसके दादा के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज था जिसे वह जिंदगी भर उतारता फिर भी उस कर्ज से आज़ाद नहीं हो पाता, जिसके साथ तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं था, और उसके ऊपर से उसके डैड का इलीगल लोगों के साथ उठना बैठना। और इस बात को तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती थी कि वह तुम्हें लेकर सीरियस नहीं था। मैं जब उसे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कहा, बल्कि उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वह इस मौके की ही तलाश में हो और तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हो। तो तुम ही बताओ, मैं एक ऐसे इंसान के साथ जो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है, उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ने देता? सच्चाई तुम भी जानती हो, और तुम इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। और मेरी छोड़ो, अपने कहो, क्या तुमने कभी एक्सपेक्ट किया था कि वह अपने कैरियर में इतना सक्सेसफुल हो जाएगा? इनफैक्ट उसके फटीचर हालात में उसे छोड़ने का सबसे बड़ा डिसीजन तुम्हारा था, क्योंकि तुम्हें भी और मौके पर अपनी गलती का एहसास हुआ था कि तुम उसके साथ सरवाइव नहीं कर सकती। तो बताओ, आखिर तुम इसके लिए मुझे अकेले ब्लेम कैसे कर सकती हो? और अब अपने डैड की बात सुनकर लावण्या गुस्से से अपने बाल नोचते हुए बोली, मैं मानती हूँ डैड, उसे छोड़ने का डिसीजन मेरा भी था, लेकिन यह भी सच है कि उसे अलग होने के बाद मैं एक पल के लिए भी उसे भूल नहीं पाई। जो ईगो, जो एटीट्यूड, जो ओरा उसमें था, वह मुझे किसी और में नहीं मिला। लाखों लड़के देखे मैंने, पर उसके जैसा कोई नहीं था, और इस बात का पछतावा मुझे बाद में हुआ। आखिर क्यों मैंने उसका साथ छोड़ दिया? लेकिन डैड, अब मुझे अपनी गलती का पछतावा भी है। जो गलती मैंने सालों पहले की है उसे आगे नहीं बढ़ने दूंगी। उस वक्त मैं अपने अक्स को अपने हाथों से जाने दिया, लेकिन अब नहीं। अब उसे मेरा होना होगा, वह सिर्फ मेरा है। मैं उसे दोबारा हासिल करके रहूंगी। बहुत गरूर है ना उस लड़की में, बड़े गर्व से कहती है कि अक्स उसका पति है। देखना डैड, मैं उससे उसका गुरूर छीन लूंगी, उसका भरोसा, उसका प्यार, उसके जीने की वजह छीन लूंगी मैं सब कुछ। कहते हुए लावण्या जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह इस वक्त बिल्कुल पागल लग रही थी, एक साइको की तरह, कि उसकी बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। इधर दूसरी तरफ खुशी की आंखें 4 बजे खुली
और अब वह धीरे से उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई। पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारते ही खुशी ने अपना रिफ्लेक्शन सामने बड़े से मिरर में देखा और तभी उसकी आंखों के सामने रात का नजारा घूमने लगा। इस नज़र को याद करते हुए खुशी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस रही थी, उसका खून खोलने लगा था। लावण्या की हरकत देखकर खुशी को शक हो ही चुका था कि शायद होना हो लावण्या जानबूझकर अक्षत के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बात को लेकर वह पूरी तरह से कन्फर्म नहीं थी। अब खुशी ने अपने आप से कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं अक्षु से इस बारे में बात नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मेरा शक गलत निकला तो अक्षु ने उन लोगों के साथ करोड़ों रुपए की डील साइन की है और मैं जानती हूँ अगर उन्हें मेरी लावण्या को लेकर इनसिक्योरिटी के बारे में पता चला तो वह 1 मिनट नहीं लगाएंगे इस डील को कैंसिल करने में। लेकिन मैं सिर्फ अपने एक छोटे से शक के कारण, वह भी बिना सबूत के, अपने अक्षु का करोड़ों का नुकसान नहीं होने दे सकती। मैं उनकी ताकत बनना चाहती हूँ, उनके रास्ते और कामयाबी के बीच का पत्थर या कमजोरी नहीं। मुझे जब तक यह बात कन्फर्म नहीं हो जाती कि लावण्या का प्लान क्या है, मैं अक्षु से इस बारे में बात नहीं कर सकती। लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरकर बैठ भी तो नहीं सकती। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई चूक हो जाए और वह चुड़ैल मुझसे मेरा अक्षु छीन कर ले जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अब मेरे ठरकी पति के अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। थोड़े से ठरकी हैं, राक्षस हैं, लेकिन मेरे पति हैं। ऊपर से मेरे लिए उनका पागलपन हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छा भी लगता है। एक तो इतनी मुश्किल से मैंने उन्हें पाया है। मौत को छूकर टक से वापस आई थी मैं। इतने दिन तक अपने राक्षस का वाइल्ड रोमांस झेला मैंने, और अब जब मैंने ठोक पीट कर उन्हें अपने लायक बना लिया है तो अब कोई 250 ग्राम मेकअप अपने छछूंदर जैसे चेहरे पर लपेटे एक चुड़ैल मटकती हुई आएगी और मेरे राक्षस को ले जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कहते हुए खुशी बाथरूम में ही सिल्फ पर उछल कर बैठ गई। इस वक्त उसने एक लॉन्ग टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी, खुले बाल, जिसमें वह अभी चुड़ैल लग रही थी, क्योंकि उसके चेहरे की हालत सही में बहुत खराब हो गई थी। अक्षत ने उसे किस करते हुए ही उसका पूरा मेकअप और लिपस्टिक पूरे चेहरे पर बिखेर दिया था, और इस बात का एहसास बेवकूफ़ झल्ली खुशी को अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि वह अभी अपनी बातें सोचने में इतनी बिजी थी कि उसने अपना चेहरा आईने में ध्यान से देखने की जहमत ही नहीं उठाई। अब झल्ली खुशी अपने ख्यालों के घोड़े दौड़ाते हुए, अपने नाखून चबाते, आंखें गोल गोल मटकाते हुए अपने आप से बोली, वैसे तो मुझे उन पर पूरा यकीन है कि वह मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन इस मर्द जात पर कोई कितना यकीन कर सकता है, और वह भी मेरे ठरकी पति पर। मेरे सामने आते ही वह एक्टिव हो जाते हैं। अगर मेरे ठीक पीछे वह किसी चुड़ैल के लिए भी एक्टिव हो गए तो मैं क्या करूँगी? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने ठरकी को कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन कल जैसे वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और उन्हें अपना होश ही नहीं था। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं क्या करूंगी? कल तो किसी तरह मैं टाइम पर पहुंच गई, लेकिन अगर कभी मेरे ठरकी ने अपना मुंह किसी और के साथ काला कर लिया तो मैं क्या करूंगी? वैसे भी वह इतने हैंडसम और अट्रैक्टिव हैं, उन्हें देखकर तो कोई भी लड़की फिसल जाती है, लेकिन मेरे लिए तो वह मेरा इकलौता पीस है। इतनी मुश्किल से मिले हैं मुझे, आखिर मैं कैसे अपने गुड़ के ठेले को आसपास भिन भिनाती हुई मक्खियों से बचाऊं? खुशी अपने आप में ही रोते हुए बोली, कुछ कर खुशी, कुछ कर, वरना तेरे गुड़ के ठेले के आसपास मक्खियां और चींटियां नजर आने लगेंगी। तुझे अपना गुड़ बचाना होगा। अक्सू, आप इतने हैंडसम क्यों हैं, और ऊपर से इतने रिच भी? हर किसी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेते हो। आपको क्या ज़रूरत थी इतना हैंडसम और रिच होने की? आखिर मैं किस किस से बचाती फिरूं आपको? खुशी आसमान की तरफ देखते हुए अपने आप से बोली, हे राम जी, आपको क्या ज़रूरत थी दुनिया का सबसे हैंडसम और अमीर पति मुझे देने की? थोड़ा कम देते फिर भी चल जाता। अब हर पल उनके सिक्योरिटी को लेकर मेरा सर दर्द होता रहता है। एक टेंशन लगी रहती है कि कहीं उनका दिल किसी और पर फिसल ना जाए। इस दुनिया में सबसे हैंडसम और रिच पति होना भी बहुत प्रॉब्लम की बात है। उफ! और ऊपर से माफिया। कोई दूसरा आदमी होता तो कमरे में बंद करके उसकी छाती पर बैठकर उसे धमकी देती कि खबरदार, जो मेरे अलावा किसी और को देखा बाल नोच लूंगी तुम्हारी छाती पर बैठकर तुम्हारी छाती की बाती तोड़ दूंगी। लेकिन मेरे राक्षस, उन्हें तो पीटने में भी डर लगता है, कहीं उन्हें मालूम पड़ गया तो भागने के लिए धरती भी कम पड़ जाएगी। वह तो शुक्र है उन्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि यमराज जी उस वक्त छुट्टी पर थे, वरना मैंने फलो में गुस्से में जाकर जो कांड किया था, सवरक का VIP कमरा मुझे पहले से ही बुक करके रखना पड़ता। खुशी ने मुंह बनाते हुए अपने आप से कहा, खुशी, तू भी ना मुसीबत को गले लगाने की
तेरी आदत कभी नहीं जाएगी। तू तो बाकायदा मुसीबत को इनविटेशन लेटर देकर आती है। प्लीज़ मेरे पास ज़रूर आना, मुझे हमेशा आपका इंतज़ार रहेगा। कहते हुए खुशी के चेहरे पर झूठी मुस्कान थी। वह अपना ही मजाक उड़ा रही थी। कल रात को मैंने जो कांड किया, बाल बाल बची। जो नशे में होने के कारण उन्हें कुछ भी याद नहीं है और अपने ठरकी राक्षस पति की सजा से बच गई। लेकिन अब मुझे अपने राक्षस पति को उस चुड़ैल के चुंगल से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? खुशी अपने नाखून चबाते हुए अपने आप से बोल रही थी। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या? दिमाग लगा खुशी, दिमाग लगा। अपने दिमाग को बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ा और तभी खुशी को कुछ आइडिया आता है और वह तुरंत ही चुटकी बजाते हुए अपने चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लाते हुए बोली, आइडिया मिल गया, आइडिया। निक्की, आई एम बैक। वह भी तो मेरी तरह शैतान की नानी है, उसके पास जरूर कुछ ना कुछ आइडिया होगा। अब मुझे जल्दी से निक्की से मिलने जाना होगा। कहते हुए खुशी जल्दी से बाथरूम के सिल्क पर से उतरी और उसने एक बार फिर अपना रिफ्लेक्शन आईने में देखा और अचानक ही वह अपना डरावना चेहरा देखकर जोर से घबराते हुए चिल्लाते हुए खुशी की आंखें हैरानी से बाहर आ गई। यह कौन है चुड़ैल? कहते हुए खुशी घबराते हुए ध्यान से अपने आप को आईने में देखती है तो आईने पर अपने रिफ्लेक्शन को मारते हुए बोली, धत चुड़ैल कहीं की, डरा दिया। अच्छा हुआ इस रूप में मुझे मेरे अक्सू ने नहीं देखा, वरना मैं सचमुच डेविल की डरावनी डेविल क्वीन लगती। कहते हुए खुशी अपने कलेजे पर हाथ रखकर चुपचाप बाथरूम से बाहर निकल गई और सबसे पहले उसने अपना हुलिया ठीक किया, क्योंकि उसकी आंखों के नीचे पूरी तरह काजल फैला हुआ था, होठों पर चेहरे पर लिपस्टिक लगा हुआ था, बाल चुड़ैल की तरह बिखरे हुए थे। वह बेवकूफ़ यह सोचकर खुश हो रही थी कि अक्षत ने उसे इस हुलिये में नहीं देखा था, पर उसे क्या मालूम कि अक्षत बार बार उसके इसी हुलिये को देखकर उस पर अपना प्यार बरसा रहा था, क्योंकि वह बहुत क्यूट लग रही थी। किसी ने सच ही कहा है, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। उसे चुड़ैल भी परी की तरह लगती है और यही हाल अक्षत का हो रहा था। खैर, खुशी कुछ ही देर में वह फ्रेश होकर जैसे ही बेड के पास आई, अक्षत का छोड़ा हुआ नोट उसने पढ़ा, जिस पर अक्षत ने बड़े ही प्यार से लिखा था, जान, तुम इस होलिये में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। प्लीज़ बाहर जाने से पहले अपना चेहरा धो लेना। मैं नहीं चाहता तुम्हारी यह ब्यूटी मेरे अलावा कोई और देखे। तुम्हारा प्यारा अक्सू। अब अक्षत के छोड़े हुए इस नोट को पढ़कर खुशी की आंखें एक बार फिर हैरानी से बाहर आ गई, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अक्षत ने उसे इस रूप में देख लिया है। अब उसे काफ़ी शर्म आ रही थी, लेकिन वह शर्माने के साथ साथ बड़े प्यार से अक्षत के लिखे हुए उस नोट को किस करते हुए प्यार कर रही थी। और तभी उसे ख्याल आया कि उसे निकिता को फ़ोन करना है। खुशी ने घड़ी में देखा, इस वक्त शाम के 6 बज चुके थे। खुशी ने जल्दी से फ़ोन उठाया और रुद्र और निकिता को कल दोपहर लंच पर उसने घर में ही बुला लिया। निकिता को भी खुशी से मिले काफ़ी दिन हो गए थे, इसीलिए वह बिना किसी ड्रामा के आने के लिए तैयार हो गई। फ़ोन रखने के बाद खुशी के चेहरे पर एक्सप्रेशन काफ़ी गंभीर थे। देखते ही देखते रात हो गई। खुशी अक्षत के घर आने का वेट कर रही थी। रात लगभग 11 बजे खुशी अपने कमरे की बालकनी में बैठी थी और तभी अक्षत कमरे में दाखिल हुआ। उसने कमरे में कदम रखते ही पहले अपनी नज़र घुमाकर खुशी को ही ढूंढा। खुशी को कमरे में ना देखकर उसके चेहरे का रंग डार्क होने लगा था। उसके हाथों की मुट्ठियाँ कसने लगी थी, क्योंकि उसकी हमेशा से एक ही आदत थी, वह जब भी कमरे में आए खुशी उसे उसके सामने मिलनी चाहिए, चाहे वह सुबह बिस्तर से उठते ही आंखें खोलने का वक्त हो या ऑफिस से आकर एक बार फिर खुशी का प्यारा सा चेहरा देखना हो। अक्सर चाहे घर से कितनी भी देर बाहर रहे, लेकिन विला आते ही उसे सबसे पहले खुशी चाहिए। अब अक्सर अपनी नज़र बाथरूम की तरफ दौड़ा देता है, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि बालकनी में कोई है और खुशी की आहट को महसूस कर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए। उसने अपना ब्लेजर निकालकर सोफे पर फेंका और सूटकेस को साइड में रखते हुए उसने अपने कदम बालकनी की साइड बढ़ा दिए। खुशी, जो कि इस वक्त बालकनी में एक झूले पर बैठी हुई थी और चांद को देख रही थी, अक्सर धीरे से उसके करीब जाकर पीछे से उसे हक कर लेता है और अक्षत के प्यार भरे टच को महसूस कर खुशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब वह अपनी जगह से खड़ी होकर अक्षत की तरफ पलटी और अक्षत का जोर से हक करते हुए उसके सीने पर अपना सर रखते हुए बोली, आप आ गए अक्षु, कैसा रहा आज का दिन? और खुशी की बात सुनकर अक्षत उसे प्यार से हक किए हुए उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, दिन चाहे कैसा भी हो जान, तुम्हें देखने के बाद सब ब्यूटीफुल हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह भी रात के इस वक्त ठंडी हवा चल रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। खुशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी तबीयत खराब नहीं होगी अक्सू, बस अभी अभी आई थी। अच्छा आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ।
कहते हुए खुशी अक्षत से धीरे से दूर हुई और अब अक्षत हाँ में सिर हिलाते हुए फ्रेश होने के लिए चला गया। खुशी ने इंटरकॉम पर कॉल करके खाना कमरे में ही मंगवा लिया था। थोड़ी ही देर में एक सर्वेंट खाने की ट्राली लेकर उसके कमरे के बाहर रखकर ही चुपचाप वहां से चला गया। अब खुशी खाने की ट्राली को कमरे में लाकर सोफे के सामने रखे हुए एक बड़े से कांच के टेबल पर अरेंज कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद अक्षत भी फ्रेश होकर टॉवल से अपने बालों को ड्राई करते हुए बाथरूम से बाहर आया और एक नज़र खुशी को देखकर वह क्लोजेट रूम में जाकर अपनी नाइट ड्रेस वेयर करता है। खुशी, जिसने इस वक्त एक शॉर्ट नी लेंथ नाइटी के ऊपर एक लॉन्ग श्रग पहन रखा था, जिसमें वह काफ़ी हॉट और ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने अपने लंबे काले बालों को खुला ही छोड़ रखा था। रात के इस वक्त उसके गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और हाथों में गोल्ड के 2 कड़े थे। इसके अलावा उसने अपने सारे गहने निकाल कर रख दिए थे। अब अक्षत अपनी नाइट ड्रेस पहनकर वापस कमरे में आया और सोफे पर खुशी के बगल में आकर बैठ गया। खुशी ने अक्षत के लिए खाने की प्लेट अरेंज की और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हुए खुद भी खाने लगी। अक्षत भी अपने हाथों से खाना खाते हुए खुशी को खिला रहा था। फिलहाल दोनों एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे। तभी खुशी ने अक्षत से कहा, अक्षु, मुझे आपको एक बात बतानी थी, प्लीज़ आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? कहते हुए खुशी बड़ी ही मासूमियत से अक्षत की तरफ देखने लगी और अक्षत खुशी की बात को सुनकर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल रखते हुए, पहले बात बताओ जान, फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि नाराज़ होना है या नहीं। और यह सुनकर खुशी थोड़ा घबराते हुए बोली, अक्षु, वह दरअसल बहुत दिन हो गए हैं ना, मैंने अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त नहीं बिताया, तो मैंने इसलिए कल दोपहर लंच के टाइम रुद्र और निकिता को लंच के लिए इनवाइट किया है। सॉरी, मैंने आपसे पूछा नहीं। और खुशी की इस बात को सुनकर अक्षत एक ठंडी सांस लेते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, कम ऑन जान, यह तुम्हारा ही घर है। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ मुझे लोगों के साथ मिलना और गेट टुगेदर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर तुम्हें अपनी दोस्त से मिलना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि तुम उससे थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता। कहते हुए अक्षत के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े कोल्ड थे और उसके पॉजेसिवनेस नेचर को समझकर खुशी मुस्कुराते हुए उसके गालों पर लाइट किस करते हुए बोली, ओ मेरे सुपर पॉजेसिव हस्बैंड, आप मुझे लेकर लड़कियों से भी इनसिक्योर होना कब छोड़ेंगे? अब कोई लड़का हो तो समझ में आता है, लेकिन निकिता से क्यों? और खुशी की बात सुनकर अक्षत खाने की प्लेट साइड में रखते हुए उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके गालों पर अपना हाथ प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं बस ऐसे ही हूँ जान, और तुम्हें यह बात समझनी होगी। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांटना चाहता, चाहे वह लड़का हो या लड़की, आई डोंट केयर, किसी के साथ भी नहीं, समझ में आया? और यह सुनने के बाद खुशी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है, क्योंकि यह बात तो अब वह भी जानती थी कि अक्षत के लिए यह मैटर नहीं करता कि खुशी के आसपास लड़का है या लड़की, बल्कि उसके लिए यह मैटर करता है कि खुशी सिर्फ और सिर्फ अक्षत की ही करीब रहे। अब थोड़ी ही देर बाद दोनों ने खाना कंप्लीट कर लिया था और अक्षत खुशी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाया। उसने कमरे की लाइट डिम की और खुशी के लॉन्ग सरक को निकालकर साइड में फेंक दिया। खुशी बस अक्षत को ऐसा करते हुए देख रही थी, उसने उसे रोका नहीं। अब अक्षत खुशी के बगल में लेट गया और दोनों के बदन पर एक ब्लैंकेट कवर करते हुए खुशी के माथे पर किस करते हुए बोला, अब सो जाओ जान, बहुत रात हो गई है। इतना कहकर वह उसे अपने सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर लेता है। खुशी भी मुस्कुराते हुए अक्षत के सीने पर अपना सर रखकर उसे जोर से हग करते हुए सो गई।